कहानी की शुरुआत में हम सोजी को देखते हैं, जिसका कि एक औरिंगो नाम से एक यूट्यूब चैनल है। सोजी एक फिल्म बेट यूट्यूबर है, यानी कि ये यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस डालता है जो कि लोगों को गुस्सा दिलाए, जैसे कि कुछ इनोसेंट लोगों को पीटना। और ये सब कर कर सोजी काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, लेकिन बदले में इसे कमेंट्स में काफी सारी गालियां भी पड़ती है। लेकिन इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना ही था। अब सोजी हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलने गया था। दरअसल सोजी की बहन काफी बीमार है, इसी वजह से ये ऐसी वीडियोस बनाता है ताकि इसे काफी सारे पैसे मिले और ये अपनी बहन का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके। सोजी की बहन का नाम है अकारी, जो कि इसे काफी ज्यादा डांट रही होती है क्योंकि इसने इसके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करा। तो सोजी बताता है ये बिजी था और ये लो मैं तुम्हारे लिए एक केक लाया हूँ। तब वो पूछती है आप मेरे लिए तो एक केक लाए हो, लेकिन आपने कितने खाए है? वो मैंने 3 खाए है। भैया सच बोलो। अच्छा तो 6 खाई है मैंने। फिर वो उसे डांटने लग जाती है कि आपको आपकी हेल्थ की कोई भी टेंशन नहीं है, आप इतना ज्यादा मीठा क्यों खाते हो, आपके दांतों में कीड़े हो जाएगी। अरे हाँ मेरी माँ, समझ गया मैं। हाँ तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर एक गुड न्यूज देने आया हूँ। और फिर सोजी अकारी को बताता है कि उसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि अब वो अकारी को यूएसए में इलाज करने के लिए भेज सकता है। लेकिन अकारी का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि उसे डर लग रहा था। लेकिन सोजी उसे यकीन दिलाता है कि वे रोज रात को टेक्स्ट मैसेजेस पर बात करेंगे। और सोजी मन ही मन सोचता है मैं इस दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ जब तक कि वो मेरी बहन को खुश रखे। अब कुछ लोग बात कर रहे थे कि औरिंगो चैनल पर अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई, और इसका कारण है सोजी को अपनी बहन की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, तो इसी वजह से उसने वीडियोस भी बनाना छोड़ दिया था। उसका फेवरेट टाइम था शाम को अपनी बहन से बात करना, लेकिन क्योंकि वो यूएसए में कॉल नहीं लगा सकता था, तो इसी वजह से वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे से बात किया करते थे। आज भी ऐसे ही ये टेक्स्ट मैसेजेस पर बात कर रहे थे, और बात करते करते सोजी को नींद आ जाती है और फिर वो सो जाता है। लेकिन तभी वो किसी की प्रेजेंस को महसूस करता है और उसकी आंखों के आगे खड़ा होता है एक चश्मे के साथ बंदा, जो कि हथौड़े से उस पर हमला कर रहा था। सोजी जैसे तैसे कर उसे डोज करता है, तो वो बोलता है डोज मत करो। तो सोजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता और उस पर बार बार हमला करने लग जाता है। सोजी जैसे तैसे कर उसके हमलों से बच रहा था, और तभी उसके हाथों से उसका फोन गिर जाता है। तभी वो देखता है कि ये बंदा सोजी के फोन के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जैसे तैसे कर अपने फोन को उठाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। इस बंदे का नाम है कुकरो और ये एक एक्सोर्सिस्ट है। अब सोजी एक पार्क में खड़ा होता है और अपनी बहन के पास मैसेज करता है तुम्हें पता है आज मेरे घर में एक इंट्रूडर आ गया। क्या सच में? जल्दी से आप पुलिस को फोन कर दीजिए। हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा वापस से इसके पीछे आ जाता है और हथौड़े से हमला करता है। तो सोजी जैसे तैसे कर उसे डोज करता है और बोलता है अबे ओए तेरी दिक्कत क्या है? अब जब मैं तेरे को पीटूं तो ये मत बोलना कि तुमने बुली करने के मोटिव से मारा है, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस के लिए मार रहा हूँ। और फिर वो ऐसा बोलकर एक पंच उसके ऊपर थ्रो करता है, लेकिन वो उसके सारे हमलों को आराम से डोज कर रहा था। और तभी सोजी वापस से देखता है कि ये लड़ते लड़ते भी इसी के फोन के ऊपर हमला कर रहा था। अब वो बंदा बोलता है सोजी एनिशिरो तुम एक फ्लेम बेटर यूट्यूबर हो है ना, औरिंगो के नाम से। मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियोस देखी है, और अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मेरा जी खराब हो जाता है, वे डिस्गस्टिंग होती है। लेकिन तभी वो गुस्सा शांत करते हुए बोलता है माफ करना मैं कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। लेकिन तभी सोजी को पता नहीं क्या होता है और वो उसके आगे झुककर बोलता है माफ करना मुझे समझ में आ गया है, लग रहा है मैंने तुम्हें कभी पीटा होगा। तो मैं बता दूं मैं बस ये सारी चीजें व्यूज के लिए करता था, और अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने वीडियोस भी बनाना छोड़ दिया है। और प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो, क्योंकि यही वो जरिया है जिससे कि मैं अपनी यूएस में बैठी बहन से बात कर पाता हूँ। लेकिन फोन की बात सुनते ही वो बंदा वापस से इस पर हमला कर देता है और बोलता है उस फोन को मेरे हवाले कर दो। लग रहा है तुमने सुना नहीं, मैं इससे अपनी बहन से बात करता हूँ, मैं ये तुम्हें कैसे दे दूँ? मुझे कुछ भी कर उस फोन को डिस्ट्रॉय करना होगा, बेशक इसकी वजह से मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े, लेकिन मुझे अपनी बहन से बातें करनी होती है, मैं ये तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। क्या सचमुच तुम्हें सच नहीं पता? दरअसल सच ये है तुम्हारी जो बहन है वो एक
1 महीने पहले ही मर चुकी है। तुम्हारे कमरे में रखी फोटो इस बात का सबूत है। सोजी को यकीन नहीं होता। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन वो भी जिंदा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उसे मैसेज कर रहा था। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन के ऑपरेशन के दौरान उसकी जान चली जाती है। और इसकी जान जाने का रीजन था कि इसकी आंखों में से ब्लीडिंग हो रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और एक्सिस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से इसकी बहन मर चुकी है। लेकिन सोजी को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो इतना ज्यादा टूट चुका था कि वो अपनी बहन के खुद के फ्यूनरल में नहीं जाता। और जो फोटोज एज अ मेमोरी उसे मिली थी उसे भी वो ढक कर रख देता है। और रोज सुबह शाम बस अपनी बहन के व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहता है। और फाइनली एक दिन उसका रिप्लाई आता है और जब से उसकी आंखों की वो चमक वापस आ गई थी। और तभी हम देखते हैं सोजी के फोन में कुछ ग्लिच आ रहा है। और तभी उसकी बहन की एक वीडियो कॉल लग जाती है। उसकी बहन बोलती है भैया मैंने आपसे इतने दिनों बाद बात करी है, मैं काफी खुश हूँ। और सोजी को यकीन हो जाता है नहीं मेरी बहन नहीं मरी हो सकती, देखो अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा उसके फोन पर हथौड़ा मारकर उसे दूर फेंकता है और बोलता है पीछे हट जाओ, हो सकता है मैं इसे अभी भी डिस्ट्रॉय कर दूं। सोजी आगे बढ़ता है लेकिन वो बंदा इतने में ही उसके फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ब्लो मारता है। लेकिन वो देखता है फोन में से एक ऐसा फोर्स निकल रहा है जिसकी वजह से वो हथौड़ा फोन को टच ही नहीं कर पाया। और देखते ही देखते उस फोन के अंदर से एक आत्मा बाहर आती है जो कि होती है सोजी की बहन की। अकारी को देखने के बाद सोजी तो मानो टूट ही गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। लेकिन बस उसे इतना पता था कि उसकी बहन उसके आगे है। लेकिन देखते ही देखते उसकी बहन एक काफी भयानक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कुकरू उसे बोलता है दूर हट जाओ बच्चे, ये अब तुम्हारी बहन नहीं है, ये अब एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसे कि हम डेड अकाउंट बोलते हैं। तो गाइस अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि पुराने टाइम में कैसे जब किसी इंसान की डेथ हो जाती थी तो वो प्लेसेस जो कि उसे काफी अच्छे लगते थे उनसे अटैचमेंट की वजह से वो इस दुनिया को नहीं छोड़ पाता था और गोस्ट बन जाता था। लेकिन आजकल फेसबुक और इंस्टा के जमाने में लोगों को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट से काफी ज्यादा अटैचमेंट है जिसके की बाद वे अब डिजिटल घोस्ट बन जाते हैं और उन्हें हराने के लिए अब डिजिटल स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो कुकरू अपने फोन में से एक डिजिटल हैमर निकाल लेता है। सोजी ये देखकर शॉक हो जाता है, इसने अपने फोन में डिजिटल हैमर कैसे रखा, ये मेरा हैमर देख सकता है, लग रहा है इस बंदे में भी स्पिरिट पोटेंशियल है, लेकिन मैं इसे बाद में निपटूंगा, अभी तो मुझे इसे एक्सरसाइज करना है। अब वो उसकी सिस्टर पर हमला करने लगता है। बार बार काफी सारे हथौड़ों से कुकरू अकारी के इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और फिर वो उसका काम तमाम करने के लिए सिविलिटी ब्रिगेड नाम के एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है जिससे कि काफी सारे हथौड़े अकारी के इस गोस्ट पर लगते हैं। एंड अब फाइनली एक फाइनल ब्लो से इसकी बहन इस दुनिया को फाइनली छोड़कर चली जाएगी। सोजी को उसकी आंखों में उसकी बहन नजर आती है तो वो कुकरू को रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बहन उसके फोन से कम्प्लीटली डीअटैच हो चुकी है और यहाँ पर कुकरू सोजी को समझा रहा होता है कि ये मर चुकी है और हर कोई एक न एक दिन तो मरेगा, तुम कब तक उनके पीछे रहोगे, अच्छा यही होगा कि तुम्हारी बहन की सफरिंग को मैं यहीं पर खत्म कर दूं। लेकिन सोजी उसकी बात नहीं मानता, वो अकारी की तरफ आगे बढ़ता है तो अकारी एक ही ब्लो में कुकरू को काफी दूर फेंक देती है और सोजी को लगता है कि उसकी बहन उसे समझ रही है लेकिन उसकी बहन उसे खा जाती है। सोजी को लग रहा था कि वो मरने वाला है और फिर उसे अपना पूरा का पूरा फ्लैशबैक याद आता है और वो मन ही मन सोचता है ये जो मॉन्स्टर मेरे आगे खड़ा है ये मेरी बहन नहीं हो सकती, मुझे इसका काम यहीं पर तमाम करना होगा। और फिर हम देखते हैं सोजी को जो कि उसके मुंह के अंदर से निकल गया था और जैसे ही ये अपने फोन को टच करता है तो इसके चारों तरफ से एक ब्लू फ्लेम निकलने लगती है। कुकरू को ये सब देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्या ये ब्लू फ्लेम्स है, इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अवेकन करा और वो भी ब्लू फ्लेम्स के उसमें, अरे नहीं ये तो गड़बड़ है। और इस तरफ हम देखते हैं सोजी एक ही हमले में अपनी बहन को इस दुनिया से आजाद कर देता है। जाते जाते इसकी बहन इससे काफी खुश थी और सोजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुकरू के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं जो कि बोलते हैं अरे वाह कुकरू मर गया क्या, चुप हो जाओ मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये सब कुकरू के दोस्त थे जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। तो कुकरू उन्हें बताता है ये जो नीले बालों वाला लड़का है इसने अपनी बहन को अकेले ही एक्सरसाइज कराया और इसके पास है ब्लू फ्लेम्स, जिसे सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वे लोग मन बना लेते हैं कि वे सोजी को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अब अगले दिन सोजी की आँख खुलती है और वो बोलता है यार मुझे कितना बुरा सपना आया था कल, काश वो सपना ही हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक होटल रूम में क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी कुकरू वहाँ पर बैठा होता है और बोलता है
काश वो सपना होता, लेकिन वो सब हकीकत था लड़के। अरे नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम बताओगे तुम कौन हो, और ये तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो, और मेरी बहन उसके साथ क्या हुआ? तो कुकरू किसी सवाल का जवाब नहीं देता और उसके पास उसका स्मार्टफोन फेंकता है और बोलता है, लो अपना फोन चार्ज कर लो। और ऐसा बोलने के बाद वो सोजी को इस जगह के बारे में बताने लग जाता है। तो सुनो, ये है मिडन एकेडमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लोगों को एक्सरसाइज करना सिखाया जाता है। और पुशअप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है घोस्ट को एक्सरसाइज करने की। तो ये स्कूल है, लेकिन ये तो एक होटल की तरह दिखता है। वो मेरा कमरा था। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब कैंपस में ही रहते हैं, और ये पूरी की पूरी जगह एक हॉट स्प्रिंग के होटल की तरह बनाई गई है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि कुकरू, ये बंदा भी कभी कभार गलती कर सकता है। अब ये लोग चलते चलते एक हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर नहाने के बाद सोजी देखता है कि इसके सारे के सारे वुंड सील अपने आप हो रही है। और तभी वो देखता है वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। तो वो अपने आप को संभालता है कि अगर मैं ज्यादा रिलैक्स हो गया तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है योईमारू आजाकी, और ये स्कूल का एक टीचर है। अब वो सोजी को अपना नाम बताता है और उसके साथ हैंडशेक भी करता है। हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद आजाकी सोजी से बोलता है, हाँ तो सोजी, तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा? ये काफी अच्छा है, यहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग भी है ना, वो तो मेरा फेवरेट है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, स्कूल में क्या तुम पढ़ना चाहोगे और हमारे साथ एक्सोर्सिस्ट बनोगे? एक्सोर्सिस्ट? अच्छा मजाक कर लेते हो। तो अब कुकरू बोलता है, सेंसे ये अब क्या बोल रहे हो? अरे ये किड ने साइबर किनेसिस अवेकन करी है ना, तो मैं बस वही बता रहा था। तो सोजी उससे साइबर किनेसिस के बारे में पूछता है। तब वो बताता है, देखो काफी हजारों सालों से लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। पुराने टाइम में काफी बड़ी बड़ी स्पिरिट से बैटल करनी होती थी, जिनमें कि लोग वेपन्स का इस्तेमाल करा करते थे, जैसे कि क्रॉस हो गया, एक माला हो गई, ऐसी अलग अलग चीजें जिन्हें कि हम साइको किनेसिस बोलते थे। लेकिन जब से डेड अकाउंट अपीयर हो रहे हैं तो लोगों ने साइबर किनेसिस अवेकन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वे डेड अकाउंट घोस्ट को मार सके। और इस तरफ हम देखते हैं इसकी बात सुनते सुनते सोजी वहाँ से निकल जाता है। तो बोलता है, अबे ओए, मैं तुझे एक्सप्लेन कर रहा था और तूने तो मेरे से पूछा था। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं घोस्ट और एक्सोर्सिस्ट इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और ना ही मेरी दिलचस्पी साइबर किनेसिस में है। अब मैं बस एक नॉर्मल जॉब करूंगा और दिन में बस एक ही स्वीट खाया करूंगा, ताकि मैं अकारी की कही हुई सारी बातें मानूं और अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से बिताऊं। क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, बिना ये जाने कि तुम्हारी बहन की ऐसी हालत किसने करी? क्या ये तुमने क्या कहा? हाँ तो तुम्हारा इंटरेस्ट अब मेरे में आया ना, तो अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बहन किसी बीमारी से नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। और उसे मारने वाला एक पावरफुल घोस्ट अकाउंट है। वो अपने टारगेट्स को एक अलग तरीके से मारता है। उसके टारगेट्स की डेथ पे उसकी आंखों से खून निकलता है। तुम्हारी बहन की आंखों के साथ भी सेम ही चीज हुई थी ना। वो घोस्ट कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे तो इंटरेस्ट नहीं था ना। इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, मैं उस चीज का मर्डर करके रहूंगा। तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम वीक हो। लेकिन तभी सोजी को गुस्सा आ जाता है और वो आजाकी पर हमला करता है, लेकिन कुकरू बीच में आ जाता है और बोलता है, चाहे ये जैसा भी हो, ये मेरा टीचर है। और क्या कुकरू लगा रखा है, मैं कात्सुबाटा हूँ, मेरा फर्स्ट नेम यूज करना बंद करो। अब आजाकी उसे बोलता है, अगर तुमने कात्सुबाटा को हरा दिया तो इसके बाद तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो बता दूंगा। तो इधर हम देखते हैं कात्सुबाटा अपने फोन में से एक हैमर को निकाल लेता है, लेकिन सोजी उसे छोड़कर आजाकी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी कात्सुबाटा उसके पीछे से हमला करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और अब कात्सुबाटा उसके बारे में और उसकी बहन के बारे में काफी उल्टा सुल्टा बोलता है, जिसके बाद सोजी को काफी गुस्सा आ जाता है। तब वो बोलता है, अगर मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दी तो तुम मुझे सारी चीजें बताने वाले हो। और फिर ऐसा बोलकर वे दोनों लड़ने लगते हैं। आसपास काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं थी। अब इस तरफ ये दोनों लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते सोजी को समझ में आ जाता है, तो वो थोड़ा पीछे हटता है। लेकिन तभी कात्सुबाटा अपने हैमर को एक्सटेंड कर उस पर हमला करता है। तो सोजी को समझ में आ जाता है कि इनकी जो ये पावर्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका हैमर कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट दोनों हो सकता है। और देखते ही देखते उस स्कूल की प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाती है। अब कात्सुबाटा सोजी को बोलता है, क्या हुआ और रिंगो, तुम तो काफी सारे कमजोर लोगों को पीट कर इतने फेमस बने हो, अब क्या हुआ? अब मेरे से क्यों नहीं भिड़ पा रहे? मैं उन्हें अपनी मर्जी से नहीं पीटता था, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। अच्छा, काफी कन्वीनियंट एक्सक्यूज है, तुम्हारे पास 70 तरीके थे पैसे कमाने के, लेकिन तुमने
तुमने फ्लेम बेट ही चुना, इसका मतलब है तुम्हें लोगों को पीटने में काफी मजा आता है। अब सोजी को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है और देखते ही देखते वो सोजी को काफी ज्यादा पीटता है और सोजी पर वो अपने पावरफुल अटैक्स का भी इस्तेमाल करता है। तभी आज़ाकी वहाँ पर आता है और बोलता है, क्या अब समझ में आया तुम्हें साइबर किनेसिस कितनी पावरफुल है और तुम कात्सुबाटा से ऐसे ही बिना किसी वेपन के नहीं लड़ सकते। तो अब तुम अपनी भी उन ब्लू फ्लेम्स को निकालो। कैसे निकालो? तुम्हारे पास स्मार्टफोन होगा ना? हाँ, तो बस निकालो। इमेजिन करो कि तुम हीट को कलेक्ट कर रहे हो। और फिर सोजी ऐसा ही करता है और वाकई में वो ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहा था। आसपास के सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं, क्या ये डीमन फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा है? अरे नहीं। अब सोजी उन फ्लेम्स का इस्तेमाल कर काफी स्पीड में आगे की तरफ भागता है, लेकिन वो गिर जाता है। सभी लोग बोलते हैं ये तो काफी तेज है। पर अब सोजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए कात्सुबाटा पर हमला करता है और देखते देखते वो फाइनली एक ही मुक्के में कात्सुबाटा के मुंह पर एक स्क्रैच मारने में कामयाब हो जाता है। अभी दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे थे, सभी लोग एक्साइटेड थे, लेकिन तभी आज़ाकी को उसकी असिस्टेंट बोलती है, ने रोको, प्रिंसिपल मैडम भी देख रही है, क्या तुमने मोर देन इनफ नहीं नोटिस कर लिया? अरे हाँ, ओए रुको भाई। लेकिन कात्सुबाटा उसे बोलता है, अबे ओए साइड में खड़ा रहा है। और फिर ऐसा बोलकर वो उससे लड़ाई कंटिन्यू करता है। और इस बार जब सोजी उस पर हमला करता है तो कात्सुबाटा काफी सीरियस हो जाता है और फिर वो अपने हैमर को बड़ा कर वहाँ के फ्लोर में एक काफी बड़ा छेद कर देता है। और सोजी को समझ में आ जाता है कि इसके सामने ये जो बंदा खड़ा है ये इससे काफी स्ट्रॉन्ग है और सोजी काफी वीक। और इससे पहले कात्सुबाटा उसका काम कर पाता, बीच में आज़ाकी आ जाता है और एक सिंगल से फैन के ब्लो में उसे रोकते हुए बोलता है, ज्यादा दूर मत जाओ तुम, मैं नहीं चाहता यहाँ पे किसी की डेथ आए। और अब आज़ाकी सोजी को बोलता है, देखो सोजी, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अगर हमने उस डीमन को पहले ही रोक दिया होता तो तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा होती। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिलाया ताकि मैं तुम्हारी साइबर किनेसिस को ध्यान से देख सकूं। और सोजी भी उससे माफी मांगता है और बोलता है, मैं इस स्कूल में एनरोल होना चाहता हूँ सेंसे, मैं भी एक्सोर्सिस्ट बनूंगा, तो प्लीज मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी मदद करो। और आज़ाकी उसे बोलता है, वेलकम टू मिडन अकेडमी। और इस तरफ सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का चमचा आज़ाकी के इस डिसीजन से ना खुश था। वो चाहता था कि सोजी को यहीं पर मार दिया जाए। अब अगला दिन होता है। सोजी के मुंह पर बैंडेज लगाने के बाद आज़ाकी उसे उस डीमन के बारे में बताता है। वो उसके आगे एक वीडियो क्लिप प्ले करता है जिसमें कि वो डीमन कुछ एक्सोर्सिस्ट को कुछ ही मिनटों में मार देता है और उनकी आंखों में से वैसे ही ब्लड निकल रहा था। इस डीमन का नाम है सैड बॉय और यही वो घोस्ट अकाउंट है जिसने की इसकी बहन की जान ली थी। अब आज़ाकी उसे आगे एक्सप्लेन करता है, देखो ये जो तुम ब्लू फ्लेम्स को देख रहे हो ये अपोनेंट का लाइफ फोर्स को खींच लेती है। तो सोजी बोलता है, और तुम मुझे इतनी डेंजरस चीज के साथ कात्सुबाटा से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी उसके पीछे कात्सुबाटा अपनी पूरी क्लास के साथ आ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो? सपनों में भी नहीं। अब आज़ाकी सभी लोगों का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि देखो ये है मेरी क्लास 1B और अगर तुम इस एकेडमी में एनरोल होते हो तो तुम भी इन्हीं के क्लासमेट बनने वाले हो। अब कात्सुबाटा उसे बोलता है, अबे ओए तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों को कितनी दिक्कत होगी, एक तो तुम्हारी फ्लेम्स और उसके बाद तुम्हारे ऊपर 24 घंटे हमें नजर भी रखनी पड़ेगी। लेकिन उसे साइड करते हुए रेंद्री नाम का ये बंदा आगे आता है और बोलता है, अब ये डिसाइडेड, सॉरी ये काफी अच्छा बच्चा है अगर तुम इसे ध्यान से जानोगे तो, और मेरा नाम है रेंद्री। तभी एक डॉल वहाँ पर आती है और बोलती है, कुकोरू बस इस बात से काफी ज्यादा नाखुश है कि तुमने उसके ऊपर एक मुक्का मारा और मेरा नाम है हाइजीमा। अरे ये डॉल तो बात कर रही है। अब आज़ाकी उन्हें बोलता है, हाँ तो इंट्रोडक्शन हो गए हो तो अब आगे काम की बात करे। तो सोजी अब तुम्हें एक फाइनल टेस्ट देना पड़ेगा। और फिर वो उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर सामने मशीन रखी होती है। ये जो मशीन है ये सोजी की एबिलिटीज को टेस्ट करेगी और अगर सोजी इस टेस्ट को पास कर लेता है तो तभी ये इस एकेडमी के अंदर एंटर हो सकता है। अब आज़ाकी एक बटन दबाता है और फिर उस मशीन के अंदर से ये मोमी नाम के ये साइबर गोस्ट निकलने लगते हैं और आज़ाकी बोलता है, तुम्हें इन जैसे 100 गोस्ट को हराना होगा तभी तुम पास माने जाओगे और फिर हमारी एकेडमी में एंटर होगे। तो चलो स्टार्ट करो। अब वे गोस्ट सोजी पर हमला करते हैं और सोजी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक कर उन सभी गोस्ट को हराने लगता है। लेकिन तभी सोजी बेहोशी की हालत में आने वाला होता है तो आज़ाकी उसे बोलता है, बच्चे एक बार अपने फोन की बैटरी देखो और इसके फोन की जो बैटरी होती है वो काफी कम होती है। तब आज़ाकी बताता है, तुम्हारा साइबर किनेटिक आउटपुट तुम्हारे फोन की बैटरी पर डिपेंड होता है। तो बेसिकली जब तक तुम अपनी स्पिरिट पावर को एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक तुम सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट में ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे।
अब कोकोरू एक जगह पर उठता है और देखता है आसपास सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो आजाकी उसे बताता है तुम पिछले 5 घंटे से बेहोश थे और तुम्हें अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी होगी अगर तुम्हें 100 के 100 उन घोस्ट को हराना हो तो। अब आजाकी उसे आगे बताता है तुम्हारा जो फाइनल टेस्ट है वो आज से ठीक 1 हफ्ते बाद होने वाला है और अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें बंद कर टॉर्चर करा जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास है द डीमन ब्लू फ्लेम्स। और वैसे भी यहाँ पर कितने ही लोगों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो क्योंकि इन ब्लू फ्लेम्स ने ही उनके दोस्तों उनके परिवार की जान ली है। अब वे लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोजी कुकुरो के रूम में आता है जहाँ पर उसके लिए ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट करी गई थी। अब सोजी उसे बोलता है कुकुरो मुझे पता है मुझे पूछने का कोई हक नहीं है लेकिन क्या तुम मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करोगे? वैसे मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, आजाकी ने मुझे ही बोला है तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने के लिए तो कल से तैयार हो जाना। अब अगले दिन वे दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और सोजी की बैटरी वापस से काफी जल्दी कम हो रही थी। कोकोरू से समझाता है तुम्हारा जो स्पिरिट आउटपुट है वो तुम्हारी मेंटल स्टेट पर टोटली डिपेंड होता है तो जितना कम सोचोगे उतना अच्छा आउटपुट निकलेगा। लेकिन पहला दिन ऐसे ही चला जाता है और सोजी वापस से बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। कोकोरू उसे बार बार सेम बात समझा रहा था अपनी मेंटल स्टेट पर फोकस करो लेकिन सोजी को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन फिर भी रोज की इस प्रैक्टिस से उसका स्पिरिट आउटपुट बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब देखते ही देखते डे 6 आ जाता है और अब अगले दिन सोजी का टेस्ट होना था। सोजी का टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए आसपास काफी सारे लोग आए होते हैं और अब उसका टेस्ट स्टार्ट होता है। देखते ही देखते सोजी काफी सारे रेड अकाउंट को हराने लग जाता है 10, 12, 13। जब तक वो 20 लोगों को हराता है तब तक उसकी बैटरी 50% पर पहुंच जाती है। कुछ लोग तो काफी खुश थे कि फाइनली असोजी को एग्जीक्यूट करा जा सकता है क्योंकि वो हारने वाला है। सभी लोग उसे मोटिवेट भी कर रहे थे लेकिन सिर्फ 40 घोस्ट को ही मारने में उसकी बैटरी 35% पे आ गई थी। अब तभी कुकोरू उसे बोलता है मुझे पता था कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कितनी ही अच्छे से करवा दूं तुम हमेशा हारने ही वाले हो क्योंकि तुम लायक ही इसी चीज के हो। तुम्हारी बहन इसलिए मरी क्योंकि तुम कमजोर थे, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ऐसे बोलकर वो और ज्यादा उसे परेशान करने लगता है। लेकिन तभी सोजी को गुस्सा आता है और वो अपनी स्पिरिट पावर को और ज्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल कर पा रहा था और अब उसका स्पिरिट आउटपुट पहले से काफी कम था और फाइनली उसने सारे के सारे 100 घोस्ट को एक एक कर हरा दिया था। अब तभी प्रिंसिपल के उस चमचे को गुस्सा आ जाता है इसने ये टेस्ट कैसे पास कर लिया और फिर वो मशीन के अंदर से और पावरफुल डेड अकाउंट को निकालने लगता है। पर सोजी उन पावरफुल घोस्ट से भी लगातार लड़ रहा था और फाइनली उसने उस डिवाइस और मशीन की लिमिट को हिट कर दिया और फाइनली इस टेस्ट में सोजी ने 161 घोस्ट को हराया और ये एक न्यू रिकॉर्ड है। अब अगला दिन होता है और उन लोगों को क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है। सोजी बोलता है ये तो एक्सोर्सिस्ट का स्कूल था, हमें मैथ की पढ़ाया जा रहा है। अबे तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना है या नहीं करना, मैथ तो काफी जरूरी है और वैसे भी ये एक स्कूल है। और सोजी सोचता है कि आसपास में ये जो जने बैठे इनकी क्या एबिलिटीज होगी। तभी कोकोरू उसे बोलता है अबे क्या टेस्ट पास करा था तूने, कल आकर तू पूरे दिन सोया ही है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी यहाँ से भाग जाओ। तभी एक लड़की जिसका की नाम था उरुसुगावा वो उन्हें बोलती है मुझे पता था ये जो फाइटर साइबर किनेसिस वाले लोग होते हैं इनकी पर्सनालिटी काफी खराब है इंक्लूडिंग तुम कोकोरू। और अब इस क्लास में एक और नमूना आ गया है और तभी वहाँ पर आजाकी आ जाता है और बोलता है बच्चों खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक नया केस ढूंढा है। एक घोस्ट अकाउंट है जो कि सिटी में लोगों को परेशान कर रहा है और ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन होने वाला है सोजी और तुम्हारी टीम में है कोकोरू और उरुसुगावा। अब अगले दिन इन तीनों को साइट पर पहुँचाया जाता है और इन्हीं के साथ आजाकी भी आया था जिसने की एक विग पहन रखी थी। तो वो सोजी को समझाता है वो हर जगह ऐसे मोंक की आउटफिट में तो नहीं जा सकता ना, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि आजाकी को बोलती है सर क्या आप हमारे साथ डिनर करने चलोगे? और आजाकी उन तीनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है। अब आजाकी की असिस्टेंट ने बोलती है इसका हर बार का हो गया है, ओए तुम तीनों सुनो, तुम्हें अकेले ही जाना होगा, हमें जाना कहाँ पर है? अबे बुद्धू तूने क्लास में कुछ सुना भी है? जैसा कि तुम्हें पता है ये जो घोस्ट होते हैं इन्हें रेगुलरली चार्ज होना होता है वरना इनकी भी डेथ हो जाती है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ही मिलेंगे। अरे नहीं, मेरी फेवरेट लाइव स्ट्रीम वो बस 2 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। तो सुनो अब हमें जल्दी से वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज परफॉर्म करना होगा ताकि मैं इस बंदे की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर पहली सुपर चैट दे दूं। तो अब ये तीनों उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर जाते हैं और तभी उरुसुगावा आगे आगे
चल रही होती है और सोजी उसे वार्न करता है क्योंकि इसके पीछे एक घोस्ट आ गया था, लेकिन उरुसुगावा उसके अटैक को तुरंत ही डॉज कर अपना स्पिरिट मीडियम निकालती है जिसका की नाम होता है पैरासोशल पिस्टल, और वो अपनी इस पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए इस घोस्ट को एक ही जगह पकड़ लेती है और फिर वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पिस्टल की उस पकड़ को टाइट कर उस घोस्ट को फोड़ देती है। और सोजी देखता है कि कात्सुबाटा सही कह रहा था, सबका स्पिरिट मीडियम अलग अलग होता है, जैसे कि उरुसुगावा का स्पिरिट मीडियम है सपोर्टर, और क्योंकि मेरी और कात्सुबाटा की जो एबिलिटी है वो है फ्लेम और हैमर, इसका मतलब है हम अटैकर टाइप के हैं। तभी पीछे से और सारे डेड अकाउंट आ जाते हैं और सोजी देखता है ये दोनों काफी अच्छे टीम वर्क के साथ इनके साथ फाइट कर रहे थे। देखते ही देखते ये काफी सारे डेड अकाउंट को मार देते हैं, लेकिन तभी सोजी देखता है इनके पीछे भी एक और नया डेड अकाउंट आया है, तो वो कूद कर उसका काम तमाम करता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं अबे ओए हमें भी मारना चाहता है क्या, ढंग से टीम वर्क नहीं कर सकता। अब तभी इस तरफ हम देखते हैं दो लोगों को जो कि स्टोर में चोरी कर रहे थे और उनमें से एक को एक डेड अकाउंट उठा लेता है, और इस तरफ हम उरुसुगावा को देखते हैं जो कि इन तीनों के साथ मिलकर काफी सारे डेड अकाउंट का काम तमाम कर रही थी। वो बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइव स्ट्रीम छूटने वाली है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अगर मैंने उसे सबसे पहले सुपर चैट नहीं भेजी तो वो मुझे भूल जाएगा। अब वो लड़ते लड़ते कहती है वैसे भी सोजी तुम्हारी हमारी क्लास में कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी क्लास में ऑलरेडी एक अटैकर पहले से प्रेजेंट है, तुम आकर बस हमारा काम बढ़ा रहे हो और तुमसे तो हमें दूर ही रहना है, तुम हमारी जान बस एक टच में ले सकते हो। अब फाइनली ये लोग लास्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उरुसुगावा के फेवरेट लाइव स्ट्रीमर यामी इचिगो की लाइव स्ट्रीम भी किसी भी टाइम स्टार्ट होने वाली है, तो काफी स्पीड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर जाती है उन दो बंदों पर जिसे कि किसी ने बांध रखा था, तो उरुसुगावा अपनी पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उस डेड अकाउंट को पकड़ लेती है जिसने की उन दोनों की हालत करी, और कुकोरू अपने हैमर के अटैक से उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन वे लोग देखते हैं कि उस डेड अकाउंट को कुछ भी नहीं हुआ है और इस डेड अकाउंट का नाम है किरिका। कुकोरू उसे देखने के बाद बोलता है ये कोई लो लेवल डेड अकाउंट नहीं है, ये तो एक हाई रैंकर है, हम अकेले इसे नहीं हरा सकते। और किरिका ओगुसावा की सारी पिस्टल को तोड़कर उसे अपने हाथों में उठा लेती है और बोलती है वाओ मुझे एक नई डोल मिल गई है। कुकोरू उसे हराने की कोशिश करता है लेकिन वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाती है और फिर कुकोरू को एक ही अटैक में काफी दूर फेंक देती है। सोजी उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता ये एक हाई लेवल घोस्ट है, लग रहा है तुमने क्लास ध्यान से नहीं ली, ऐसे घोस्ट जो कि रीजनरेट हो सकते हैं ये होते हैं मिड लेवल या फिर हाई लेवल डेड अकाउंट, नॉर्मली इनसे हमारे टीचर निपटते हैं, लेकिन क्योंकि वो बुढ़ा उन लड़कियों के साथ मजे उड़ा रहा है तो हमें ही इसे संभालना होगा। और इस तरफ हम किरिका को देखते हैं जो कि ओगुसावा को टॉर्चर कर रही थी, उसके हाथों को तोड़ने की कोशिश करती है और फिर उसके बाद उसे पटकती है। ओगुसावा उसके हाथों में ही बेहोश हो जाती है। कुकोरू उसे बोलता है सोजी तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं ओगुसावा को रेस्क्यू कर यहाँ से भागता हूँ, और हाँ हमें बस इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि हम इससे फाइट में नहीं जीत सकते। और फिर कुकोरू अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है लेकिन वो इसके अटैक से टस से मस नहीं होती और अब वो इसकी मुंडी को घुमाकर तोड़ने वाली होती है। और सोजी तभी बीच में आता है अपने ब्लू फ्लेम से हमला करने के बाद उन्हें बोलता है लग रहा है तुमने भी क्लास ध्यान से नहीं ली, हमें टीम वर्क के साथ यहाँ से निकलना होगा। और अब वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से उस दुकान के शटर बंद हो जाते हैं। वो असिस्टेंट सभी को बोलती है अबे ओए जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक हाई लेवल घोस्ट अपीयर हो चुका है और आजाकी कहीं पर गए हुए हैं, बच्चों की कौन हेल्प करेगा। इस तरफ ये सारे लोग छुप कर बैठे होते हैं और वो घोस्ट इन्हें ढूंढ रहा था। कुकोरू देखता है सोजी की अभी भी सारी फ्लेम्स जल रही होती है तो वो उनकी फ्लेम्स के पास आता है और अपने शरीर के लगा लेता है, तो सोजी को लगता है अब मेरी फ्लेम्स इसका लाइफ फोर्स चूस लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तब कुकोरू से एक्सप्लेन करता है देखो उस स्पिरिट को देखो जहाँ पर तुमने अटैक करा था वो हिस्सा इसका रीजनरेट नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी ब्लू फ्लेम्स उस डीमन सैड बॉय के की फ्लेम से काफी अलग है, तो अगर हम तुम्हारी डीमन फ्लेम्स का अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम इस घोस्ट को हरा सकते हैं। अब वे दोनों उसके ऊपर हमला स्टार्ट करते हैं। सोजी सबसे पहले उसके ऊपर पीछे से हमला करता है जिसके के बाद जहाँ पर उसने हमला करा था वहाँ पर कुकोरू अपने हैमर से हमला करता है जिसकी वजह से उस घोस्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो उन्हें साइड में फेंक देती है और बोलती है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसी फोटो खींचूंगी जिसमें कि मैं तुम्हारे हाथों को और पैरों को तुम्हारे शरीर से अलग अलग टुकड़ों में बांट दूंगी और तुम बन जाओगे मेरी डॉल। अब तभी वो इन पर हमला स्टार्ट करती है। सोजी जैसे तैसे कर उसे डोज करता है लेकिन फिर वो समझ जाता है कि अगले अटैक में उसका काम तमाम होने वाला है, तो कुकोरू उसे जल्दी से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी
तभी हम देखते हैं उगुसावा जाग चुकी है और उसने अपनी पिस्टल के इस्तेमाल से उस घोस्ट को पकड़ लिया है। और हम देखते हैं उसके हाथ में उसका फोन है जिसमें कि यामी इचिगो की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है और अब इसका फाइनली टाइम आ चुका था कि ये उसे सुपर चैट करे, लेकिन क्योंकि ये घोस्ट बीच में आ रहा है तो अभी ये उसे सुपर चैट नहीं कर सकती और वो गुस्से में बोलती है, तुम तो गए, अबे मेरे से पहले किसी ने उसे सुपर चैट दे दी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और उसे पकड़े पकड़े वो ने बोलती है, हाँ भाई लूजर्स अटैक करो। अब ये दोनों काफी पावरफुल अटैक से हमला करते हैं और तभी स्ट्रीम में से इचिगो बोलता है, सो फाइनली आज के दिन की पहली सुपर चैट आई है कुरेहा चान के अकाउंट से। और अब उगुसावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी ग्रिप उस घोस्ट पर और ज्यादा टाइट कर लेती है। वो बोलती है, तुम्हारी वजह से इचिगो ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होते ही मेरा नाम नहीं लिया। और अब ये लोग फाइनली एक काफी पावरफुल कॉम्बो अटैक के साथ उस घोस्ट का काम तमाम कर देते हैं। इस तरफ हम अकेडमी में देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे थे कि वो मिड लेवल घोस्ट इंटेलिजेंस को उसके बारे में कैसे पता नहीं चला। और हम देखते हैं प्रिंसिपल के चमचे को जो कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड था और इसी की वजह से सोजी इस मैस में फंसा हुआ है। और फाइनली इस घटिया सी घोस्ट किरिका का काम तमाम कर देते हैं और सोजी बोलता है, वाओ ये फीलिंग काफी अच्छी थी, मुझे तो मजा आ गया। अरे नहीं अबे मान ले ये तेरी रियल फीलिंग्स है, तुझे लोगों को पीटने में मजा आता है जब भी तूने औरिंगो चैनल स्टार्ट करा था। लेकिन जो भी हो आज का मिशन काफी अच्छा गया। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा घोस्ट अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और सोजी जब पीछे देखता है तो कुकरू और उरुसुगावा की आंखों में से खून निकल रहा था, यानी कि यहाँ पर आ चुका है सैड बॉय। और तभी सोजी पीछे देखता है जहाँ पर इसे यही सैड बॉय के दिखता है और इसे काफी गुस्सा आता है जिसकी वजह से ये अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर हमला करता है। लेकिन सोजी के इतनी बार हमला करने के बावजूद सैड बॉय को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बोलता है, क्या सच में बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है। और हम देखते हैं सोजी की आंखों से भी खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्या सच में सोजी तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? और हम देखते हैं सोजी को जो कि जमीन पर गिरा हुआ है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, इसे मेरा नाम कैसे पता और ये यहाँ पर क्यों आया है। अब सैड बॉय के उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ तो तुम्हारे अंदर अभी तक इतनी भी ताकत नहीं आई है कि तुम मुझे हरा दो, जबकि तुम्हें पता ही है मैंने तुम्हारी बहन के साथ क्या करा था, तुम वीक हो। अब सोजी सोचता है मुझे उठना ही होगा, ये मेरे सामने है। लेकिन तभी हम सैड बॉय को देखते हैं जो कि अपने हाथों से काफी सारी फ्लेम्स निकालता है और बोलता है, तो चलो अब इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं और वैसे भी मरने के बाद तुम रीबॉर्न होने वाले हो। और जैसे ही वो सोजी पर हमला करता है तभी उसका अटैक कोई ब्लॉक कर लेता है और ये था हमारा आजाकी सेंसे। अरे वाह क्या एक पिद्दू सा टीचर अपने लाचार स्टूडेंट की जान बचाने आया है। लेकिन आजाकी सैड बॉय को इग्नोर करते हुए कात्सुबाटा और उगुसावा को देखता है और बोलता है, इन लोगों की सांसें अभी भी चल रही है, हमें जल्दी से इन्हें मेडिकल रूम तक लेकर जाना होगा, तुम इन्हें जगाने की कोशिश करो और मैं इसे देखता हूँ। और हम देखते हैं इन दोनों की भी आंखें खुल जाती है और आजाकी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा तुम मुझसे दूर चले गए कात्सुबाटा, ऐसा मजाक आज के बाद मत करना, हमेशा जिंदा रहना। अबे बाद में रोना धोना कर लियो, यहाँ पर देख। और हम देखते हैं सैड बॉय को जो कि उनके ऊपर वापस एक हमला कर देता है लेकिन इन्हें एक बैरियर ने बचा लिया था। तब कात्सुबाटा बताता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बैरियर जिसे कि हमारे स्कूल के लैब में क्रिएट करा गया था। लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि इस बैरियर के आर पार कोई भी अटैक नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी फिजिकल अटैक का इस बैरियर पे हमला हुआ तो ये बैरियर टूट जाएगा। और आजाकी उन्हें बोलता है, तुम इसी बैरियर के अंदर रहना जब तक कि मैं वापस ना आऊं। और अब आजाकी अपने फैन को बाहर निकाल कर सैड बॉय के सामने खड़ा होता है और हम देखते हैं आजाकी का स्पिरिट मीडियम जो कि होती है ये फिश। और फिर वो एक जेलेंट क्रैश नाम का अटैक सैड बॉय के ऊपर करता है। सैड बॉय बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो आजाकी पूरी तरीके से टूट जाएगा, है ना, तो चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और ऐसा बोलकर उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आजाकी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था और क्योंकि आजाकी का स्पिरिट मीडियम वाटर बेस्ड था तो वो सैड बॉय के स्पिरिट मीडियम से काफी पावरफुल है। सोजी बोलता है, अरे वाह सेंसे की साइबर किनेसिस काफी ओपी है। लेकिन कात्सुबाटा बताता है ये सेंसे की साइबर किनेसिस नहीं है क्योंकि सेंसे को आज तक यही समझ में नहीं आया है कि स्मार्टफोन वर्क कैसे करते हैं। तो उनके पास एक डिवाइस है जो कि उनके स्पिरिट मीडियम को साइबर किनेसिस में कन्वर्ट कर देता है जिसे कि हम स्पिरिट कन्वर्टर बोलते हैं। लेकिन सेंसे के स्पिरिट मीडियम यानी कि साइको किनेसिस को साइबर किनेसिस के करते दौरान उनकी पावर्स लगभग 10 गुना कम हो जाती है। और तभी हम देखते हैं आजा
आजाकी सेंसे के भी आंखों में से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और सैड बॉय के हमले का जवाब और तगड़े अटैक से देता है। पर कात्सुबाटा सोजी को बोलता है, देखो सेंसे की एबिलिटीज कितनी ओपी है, हाँ लेकिन वो तो सिर्फ इनके ओरिजिनल पावर का 10% ही है ना, तो ये कैसे जीत सकते हैं? वो हमारे सेंसे है, उन्हें हराना नामुमकिन है। पर हम देखते हैं इस तरफ आजाकी सेंसे ने सैड बॉय के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला करा था जिसका की नाम है 3 कलर शिमर। अब हम आजाकी का पास्ट देखते हैं। आजाकी को एक चाइल्डहुड प्रोडिजी माना जाता था। उसने कैलामिटी लेवल योमा की ऐसी तैसी कर दी थी और वो भी अकेले, जिसकी वजह से आजाकी को द लिविंग लेजेंड का टाइटल भी मिला हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटीज को अबेंडन कर दिया ताकि वो न्यू जनरेशन को पावरफुल बनाने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सके। और कात्सुबाटा बोलता है, मैं कभी भी आजाकी सेंसे को हारते हुए इमेजिन नहीं कर सकता। बेशक ये स्मार्टफोन यूज ना करते हो, लेकिन इनकी पावर्स फिर भी किसी भी साइबर किनेसिस यूजर से इनफाइनेटली पावरफुल है। और हम देखते हैं सेंसे के इस अटैक से सैड बॉय के गायब हो जाता है, लेकिन आजाकी बताता है ये मरा नहीं है अभी, बस ये यहाँ से भाग गया है, हो सकता है इसका आउटपुट खत्म हो गया हो। और इस तरफ हम देखते हैं सैड बॉय को जो कि अपने असिस्टेंट के साथ एस्केप कर गया था एक डेड अकाउंट वर्ल्ड में, जहाँ का राजा है ये मास्टर के। अब आजाकी भी इन तीनों को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू बच्चों जिंदा रहने के लिए, और सोजी तुम्हारी वजह से ही हम जिंदा है, आई अप्रिशिएट दैट। और सोजी आंखों में आंसू ले आता है और बोलता है, सेंसे मुझे आपके जितना स्ट्रॉन्ग होना है। और अब हम मिडन एकेडमी की एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे। सैड बॉय के ने इंस्टाग्राम पे अपना एक नया अकाउंट बनाया है जिस पर की इतनी जल्दी 30,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। हमें उसे जल्दी से बैन करना होगा वरना वो और लोगों को अपना शिकार बनाता रहेगा। एक एक्सोर्सिस्ट बोलता है, अगर ये सोशल मीडिया नहीं आती तो हम वापस से अपनी लाइफ को चैन से बिता सकते थे, लेकिन इस सोशल मीडिया ने सारी चीजों की बर्बादी करी हुई है। लेकिन तभी उन सभी को चुप करते हुए प्रिंसिपल बोलती है, सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा आजाकी की उस टीम को किस बेवकूफ ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। अगर उसके स्टूडेंट्स की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? लेकिन आजाकी बोलता है, अरे मैडम छोड़ो ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम जिंदा लौट आए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और अब दूसरी तरफ हम सोजी और कात्सुबाटा को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम की तरफ जा रहे थे और तभी क्लास 1A के बच्चे भी इन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे, अगर हम इनकी जगह होते तो उस के को वहाँ से एस्केप करने ही नहीं देते। अब जब ये दोनों मेडिकल रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पर उगुसावा पहले से ही थी और सोजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उगुसावा इतनी जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब ये लड़की, अभी तो तेरे हाथ पैर टूट गए थे ना, इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हुए? और तभी वहाँ पर स्कूल की नर्स आ जाती है जिसका की नाम था मीना। सोजी बोलता है, हेलो मीना चान, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, और वैसे भी हम दूसरी बार मिल रहे हैं सोजी, पहली बार तो तुम बेहोश थे। चलो कोई नहीं, चेकअप स्टार्ट करते हैं। ये लो 1 2 3, अच्छा सा पोज दो। और फिर वो सोजी की एक फोटो खींच लेती है और बोलती है, तो चलो अब मैं तुम्हारा इलाज स्टार्ट करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी साइबर किनेसिस को एक्टिवेट करती है और मीना की साइबर किनेसिस थी फोटो टचअप, जिसमें कि वो किसी की भी फोटो खींचकर उसे फिक्स कर सकती है। और हम देखते हैं इसने तुरंत ही सोजी को पूरा का पूरा नया बना दिया। और अब सोजी उसे पूछता है, चलो तुमने मेरे फेस को तो ठीक कर दिया, लेकिन तुमने उगुसावा का टूटा हुआ हाथ कैसे फिक्स करा था? तब वो बताती है, सबसे पहले हमने उसका हाथ काटा जिसमें की हड्डी टूटी हुई रखी थी, फिर उसके बाद मैंने फोटो खींची और फिर उसे फिक्स कर दिया, है ना? अब तभी उन सभी को फिक्स करने के बाद वहाँ पर इसकी क्लास के और क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो इन्हें मोटिवेट करने आए थे, लेकिन वे शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि सोजी उनकी बातें को इग्नोर कर रहा था और बोलता है, मुझे मोटिवेट करके कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर वे लोग चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। लेकिन मीना बोलती है, अबे ओए पहले अपनी फोन की बैटरी तो चेक करो। और उनकी फोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और अपनी साइबर किनेसिस को ऑफ करने के बाद वे फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, अगर अगली बार हमें उस सैड बॉय के को हराना है तो हमें और ज्यादा पावरफुल होना ही पड़ेगा। और आजाकी उनकी ट्रेनिंग को देखने के बाद सोचता है, उस मीटिंग में सोजी से रिगार्डिंग एक काफी बड़ी डिस्कशन हुई थी और इसका रिजल्ट ये निकला, अगर सोजी कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो मुझे इसकी जान लेनी पड़ेगी। तो अब हम सोजी को देखते हैं जो कि रेनरी और कात्सुबाटा के पास आता है और बोलता है, कात्सुबाटा मैं तुमसे एक हेल्प लेने आया हूँ। दरअसल पिछली फाइट में मैंने नोटिस करा कि मेरी जो साइबर किनेसिस की पावर है वो तो काफी ओपी है, लेकिन मेरे को लड़ना नहीं आता, तो क्या तुम मुझसे स्पारिंग सेशन कर मुझे जूडो कराटे सिखा सकते हो? लेकिन वो देखता है कात्सुबाटा अपने फोन में किसी को गाली वाली दे रहा होता है। दरअसल कात्सुबाटा की यह आदत होती है कि ये ट्विटर एंड इंस्टा पे ये जो अजीब अजीब सी हरकत करते हैं, जैसे की दीपक कलाल और थाराभाई जोगिंदर, इन जैसे बंदों को सीधा करने के लिए काफी क्रिटिसाइज करता है। और जब तक ये ऐसा ना
ना कर ले इसे शांति भी नहीं मिलती। अब काफी सारे लोगों को गालियां देने के बाद कात्सुबाटा का मन शांत हो जाता है और फिर वो अपनी चाय पीनी स्टार्ट कर देता है और सोजी को भी बोलता है, हाँ भाई चाय पी ले, इससे तेरा दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और तू ढंग से अपना प्लान को समझ पाएगा। तभी सोजी बोलता है, कात्सुबाटा अगर बुरा न मानो तब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछो। क्या तुम किसी गैंग के मेंबर थे? वो जब हम हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारे हाथ पर एक टैटू देखा था जो कि गैंग के मेंबर्स ही जनरली रखते हैं। तभी रेनरी बोलता है, अबे ओए सोजी इधर देख, ये है कात्सुबाटा की हाई स्कूल की फोटो और हम देखते हैं कात्सुबाटा को जो कि एक गैंग का मेंबर होता है, आई मीन लीडर होता है। अबे ओए ये सारी चीजें सबको नहीं दिखाते। तब रेनरी सोजी को बताता है, तुम्हें पता है मैं और कात्सुबाटा बचपन के दोस्त है। तभी सोजी बोलता है, इसे क्लास रैप किसने बना दिया? और तभी कात्सुबाटा ही बोलता है, अबे ओए रेनरी तू भी तो मेरी गैंग का मेंबर था ना। अब ये दोनों बहस ही कर रहे होते हैं और सोजी बोलता है, थैंक यू मेरे साथ ये चीजें शेयर करने के लिए, मैं तुम सभी लोगों के बारे में और ज्यादा जानना पसंद करूंगा। तभी रेनरी बोलता है, वाओ सोजी मुझे लग रहा था तुम भी और फ्लेमेटर्स की तरह होगे, लेकिन तुम तो काफी अच्छे हो, पूछो मेरे से क्या पूछना है। लेकिन तभी बीच में कात्सुबाटा से बोलता है, हाँ भाई लग रहा है तू यहाँ पर किसी काम से आया था। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सोजी किसी को ढूंढ रहा होता है और सोजी ढूंढ रहा था हाइजिमा को, क्योंकि रेनरी ने उसे बताया था अगर तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखना है तो हाइजिमा से अच्छा टीचर कोई भी नहीं होगा। अब जब वो हाइजिमा के बात करने जाता है तो वो बात नहीं कर रही होती और आसपास काफी सारी डॉल्स रखी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी ओरिजिनल वाली हाइजिमा उसके ऊपर आती है और बोलती है, हाँ भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? तो सोजी बोलता है, अबे हाइजिमा ये इतनी सारी डॉल्स यहाँ पर क्या कर रही है? तब हाइजिमा बताती है, ये जो डॉल है ये इसकी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि इसकी रियल बॉडी और कहीं पर है। जैसे कि हम पीसी में गेम खेलते हैं वैसे ही हाइजिमा की ओरिजिनल बॉडी साइबर किनेसिस की मदद से डॉल्स को कंट्रोल कर सकती है। अब सोजी उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए बोलता है और हाइजिमा काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाते हैं जहाँ पर इमोटो एक काफी बड़ी हाइजिमा की डॉल लाया था, लेकिन शुरुआत में हाइजिमा अपनी छोटी डॉल के साथ ही फाइट करती है। राउंड 1 की फाइट स्टार्ट होती है और सोजी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन तभी उस पर ये भारी पड़ जाता है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इमोटो बोलता है, अबे भाई सीरियस ले ले, तुझे लग रहा है नहीं पता, हाइजिमा जो है वो ई स्पोर्ट्स गेम की टॉप प्लेयर है, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। और अब सोजी अपनी फ्लेम्स को निकाल लेता है तो हाइजिमा बोलती है, लग रहा है तुम सीरियस हो तो मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और हम देखते हैं इसकी दूसरी एबिलिटी, हाइजिमा की एक डॉल जब दूसरी डॉल की आंखों में देखती है तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है और दूसरी डॉल को अब हाइजिमा कंट्रोल कर पाएगी। और हम देखते हैं दूसरी डॉल को जो कि एक ह्यूमन साइज की काफी भारी और ताकतवर डॉल थी जिसे कि डेमी-चान के नाम से जाना जाता था। और अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सोजी देखता है कि वो इस पर एक हिट भी लैंड नहीं कर पा रहा और इसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर पा रही है। लेकिन यहीं पर सोजी इससे काफी बुरी तरीके से पिट रहा था। वो सोजी को बोलती है, अगर तुम्हें अपनी फाइटिंग इंप्रूव करनी है तो ब्रीथिंग और रिदम पे फोकस करो। और अब सोजी वैसा ही करता है। पर अब ये दोनों इक्वल फुटिंग पर लड़ रहे थे। इमोटो भी हैरान हो जाता है, इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट और वो भी बस एक ही टिप से, ये तो कोई प्रोडिजी है। और तभी हाइजिमा बोलती है, लग रहा है तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशल मूव करंट स्ट्रीम। और यहीं पर सोजी गिर जाता है और अब सोजी से बोलता है, आप काफी अमेजिंग हो मास्टर, क्या मैं आपको मास्टर बुला सकता हूँ? अब वापस से ये दोनों नर्स के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर मीना-चान ने बोलती है, अबे बार बार यहाँ पर मत आया करो, तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल मेरे ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि मुझे उन्हें बूढ़े से रोज जवान बनाना होता है। और सोजी नर्स के ऑफिस में से जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, रियल हाइजिमा कैसी दिखती होगी, क्या वो कोई डरावनी सी दिखने वाली लड़की होगी या कोई लड़का जो कि वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी वो चलते चलते दो लड़कियों से टकरा जाता है। उरुगुसावा उसे बोलती है, सोजी तुम लड़कियों के डोम्स में क्या कर रहे हो, देखो तुमने हियोरी को गिरा दिया। हियोरी क्या तुम हाइजिमा हो? मास्टर हाइजिमा। और सोजी की बात सुनकर वहाँ से भाग जाती है। और तभी हाइजिमा की जो डॉल होती है वो आकर सोजी को बोलती है, अबे ये कोई रोम-कॉम एनिमे नहीं चल रहा जो तुम कॉर्नर पर लड़कियों से टकराओगे। और हमें ये पता चलता है ये जो हाइजिमा है ये काफी डरपोक किस्म की लड़की है, इसे काफी ज्यादा शर्म आती है, तो वो अपनी रियल फीलिंग्स अपनी डॉल के जरिए कन्वे करती है। अब ये सभी लोग वापस से अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर आजाकी ने बोलता है, तो हमारे पिछले सैड बॉय के एनकाउंटर के बाद हमारे स्कूल की एक टीम स्पेशलाइज्ड बनेगी जो
जो कि उसे हराएगी और एक्सरसाइज कर कर इस दुनिया को उसके आतंक से बचाएगी। लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है। उसकी फ्लेम्स काफी पावरफुल है। आज तक वो हमारे 2 टीम्स को हरा चुका है, लेकिन इस बार हमारे पास उसकी अच्छे से लोकेशन है और हम एक टीम को स्पेशलाइज करने वाले हैं जो कि उसे एक्सरसाइज करेगी। लेकिन उसके लिए जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड हो गए स्कूल के उस टूर्नामेंट में, जिसमें कि क्लास 1A और 1B एक दूसरे के साथ फाइट करेगी। और ये टूर्नामेंट है आज से ठीक 2 महीने बाद। और अब सोजी मन बना लेता है अगर मुझे उससे अपनी बहन का बदला लेना होगा तो मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा और टूर्नामेंट को भी जीतना होगा। तब ये लोग साथ मिलकर एक जंगल में यूमोमीज के साथ फाइट कर रहे थे और तभी एक यूमोमी सोजी पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी बीच में आ जाता है इमोटो, जो कि अपनी निर्वाणा वॉल का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर को क्रिएट करता है। और इसकी साइबर किनेसिस है बैरियर्स को क्रिएट करना। जब तक ये म्यूजिक पर अच्छे से फोकस कर पा रहा है, इसके बैरियर्स को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन इसी वजह से ये काफी बुली होता है क्योंकि ये ढंग से म्यूजिक पर फोकस नहीं कर पाता और उसे लगता है सोजी भी उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तभी वहाँ पर रेनरी आ जाता है और बोलता है, ओए जल्दी से आगे बढ़ो और उस पेड़ पर कूद कर साइड में हट जाओ। कुकरू जल्दी से स्कूल की तरफ भागो 15 सेकंड्स के लिए और उरुसुगावा उस पेड़ के पीछे ही रहना। और सोजी को अब पता चल रहा है रेनरी तो इनकी क्लास का माइंड है, यानी कि ये हर चीज को कंट्रोल करता है और इसका साइबर आउटपुट है वर्ल्ड थ्रू अ शटर, यानी कि ये एक सीसीटीवी की तरह हर चीज पर नजर रख सकता है। और अब एक एक कर ये काफी सारे योमो को हराने लगते हैं। अब सोजी हाइजीबा से बात कर रहा था, मास्टर मैंने उन्हें कैसे हराया, क्या मेरा पंच ठीक था? तभी आजाकी रोते हुए आता है और बोलता है, सोजी मुझे लग रहा था मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अरे आप भी तो मेरे टीचर ही हो सर। अब सभी लोग आजाकी के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहे थे। आजाकी उन्हें बोलता है, तुम पिछली टीम बैटल से काफी ज्यादा पावरफुल हो। सोजी उनसे बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग मुझे एक चीज बताओगे? मेरी स्पिरिट एनर्जी काफी जल्दी बर्न होती है, तो क्या मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ऑन ऑफ कर करूँ या इन्हें कंटिन्यूसली फ्लो रख कर इसके आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज करूँ? तब कासुबाटो से बोलता है, इंक्रीज डिक्रीज करना काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जब तुम ऑन करते हो तो काफी सारी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसे कॉन्स्टेंटली रन करा करो। अब हम शाम को देखते हैं जहाँ पर सोजी अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के एग्जॉस्शन से वो बेहोश होने वाला था। तभी उसे बचा लेता है सुरुगी नाम का ये पिंक बाल वाला लड़का, और ये है क्लास 1A का एक स्टूडेंट। अब ये दोनों बात करना शुरू करते हैं। तब सोजी बताता है, दरअसल सैड बॉय के ने मेरी बहन की जान ले ली थी। और सुरुगी उसे बोलता है, ये हेयर पिन मेरे को मिली, क्या ये तुम्हारी बहन की है? सोजी बोलता है, थैंक्स इसे कैच करने के लिए, ये मैंने अपनी बहन को एक बर्थडे गिफ्ट में दी थी और उसके बाद से उसने ये हमेशा अपने बालों पर लगा कर रखी। यही उसकी आखिरी निशानी है जो कि मेरे दिल के काफी करीब है। सुरुगी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और बोलता है, क्या वाकई में ये तुम्हारे इतनी ज्यादा करीब है? लेकिन तभी वो उसकी उस हेयर क्लिप को जला देता है और बोलता है, वाओ कितना मजा आया। सोजी सोचता है, ये इसने क्या कर दिया? क्या इसकी भी फ्लेमबेट साइबर किनेसिस है? अरे नहीं, इसने तो उस हेयर क्लिप को जला दिया। सोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरुगी बताता है, यही तो लुक मुझे देखना था, मुझे हेट करो, तुम मुझे जितना ज्यादा हेट करोगे मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। क्या तुम मुझे मारोगे? मारो, जल्दी मारो। अब इससे पहले सोजी उन पर हमला करता, हाजिमा वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे दूर हट जाओ, यहाँ पर लड़ना मना है। और तभी हम देखते हैं पूरी की पूरी क्लास 1A वहाँ पर आ चुकी है और अब वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सोजी को सुरुगी से तो बदला लेना ही था, तो वो अपनी फ्लेम बेट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करता है। लेकिन तभी उस क्लास के 2 मेंबर्स उसे काफी स्पीड में पिन डाउन कर देते हैं और तभी कात्सुबाटा भी वहाँ पर आकर उनके ऊपर हमला करता है और बोलता है, वगारी हमारे फ्लेम बेटर से लड़ना बंद करो। तभी सोजी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो अपनी एब्स का इस्तेमाल करते हुए एक काफी ऊंची जंप मारता है और सीधा खड़ा हो जाता है। तभी आशिना बोलता है, वाओ यार इसके तो एब्स काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अब सोजी सीधा सुरुगी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और सुरुगी उसे बोलता है, माफ करना लेकिन मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकता। और ऐसा बोलकर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वागारी बोलता है, ध्यान से खेलना सुरुगी, तुम नहीं जानते ये फ्लेम बेटर्स क्या क्या कर सकते हैं, है ना कात्सुबाटा? हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, फ्लेम बेटर्स बड़े ही बकवास होते हैं। अब हम क्लास 1A के मेंबर्स को देखते हैं। इस बंदे का नाम है बान आशिना, इस लड़के का नाम है किरी नामेकावा और ये पीले बालों वाले लड़के का नाम होता है इको ओवाडा और फाइनली इस लड़की का नाम है एरू। अब इस तरफ हम सोजी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर जब एक मुक्का मारता है तो वो इजीली डॉज कर देता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है। लेकिन सुरुगी बोलता है, इतना सब मेरे को हराने के लिए काफी नहीं है और फिर वो साइबर आउट की मदद से अपनी फ्लेम्स को निकालता है। इस बंदे के पास ही रेड फ्लेम्स, लेकिन सोजी ये नोटिस नहीं करता। सोजी को तो ये दिख रहा था इसके पास
बॉस इसके पास फोन क्यों नहीं है, बिना फोन के ये अपनी फ्लेम्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब तभी वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और सोजी देखता है इसकी फ्लेम्स तो काफी ज्यादा गर्म है और पावरफुल भी। तभी सुरुगी बोलता है डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे लिए गर्म नहीं है बल्कि मैं तुम्हें बता दूं, पिछली वाली टीम बैटल में हमने तुम्हारी क्लास को कैसे हराया था। तुम लोग बेयरली ही सांस ले पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी क्लास में है एक सीसीटीवी कैमरा, इसके बाद एक डरपोक और वो छोटी सी डॉल, और तुम्हारा टीचर उसके तो क्या ही कहने। तुम्हारी जो पूरी की पूरी क्लास है वो एक ट्रैश क्लास है। अपनी क्लास के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद सोजी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी फ्लेम्स को ही पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के बारे में ऐसे बोलने की, और इसी के साथ साथ मेरी बहन की आखिरी निशानी की इतनी डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन तभी पीछे से एक स्लैश आता है जो कि सोजी के कुछ बालों को काटते हुए आसपास के काफी सारे पेड़ों को काट देता है, और ये थी वागारी की पावर्स। ये अपनी स्वॉर्ड से ऐसे स्लैशेस को फेंक सकता है जो कि किसी पहाड़ को भी काट दे और साथ ही साथ डायरेक्शन को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अब सुरुगी बोलता है अबे मैं जानता हूँ सुरुगी ने जो करा वो काफी गलत करा, लेकिन तुम्हारी क्लास ट्रैश है और हम यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अब सोजी भी मन बना लेता है कि वो एबी बैटल में इन सब की ऐसी तैसी कर देगा। फिर सोजी मीना के पास जाता है जो कि उसे हील कर देती है, और फिर हील होने के बाद वो सीधा आज़ाकी सेंसे से मिलता है और बोलता है आज़ाकी सेंसे मुझे आपसे कुछ सीखना है, क्या आप मुझे एक चीज सिखा सकते हो। अब दिन बीतते जाते हैं और क्लास भी रोज की रोज काफी टफ ट्रेनिंग करा करती थी। ये लोग रोज मेहनत करते थे और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग्स भी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास ए को जो कि पूरा दिन चिल कर रही होती थी। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि बात कर रही थी। तो फाइनली ए और बी की वो लेजेंडरी बैटल वापस से आने वाली है, लेकिन पिछली बार क्लास बी काफी बुरी तरीके से हारी थी क्योंकि जो उनका डिफेंडर है, क्या नाम है उसका, इमोटो। हाँ इमोटो, उसकी साइबर किनेसिस फेल हो गई थी। लेकिन क्या वो इस बार जीत पाएंगे। और हम देखते हैं इसी स्कूल में कोई सैड बॉय के से बातचीत कर रहा था। अब अगला दिन होता है और इन सभी लोगों को वैन में बिठाकर एग्जाम की लोकेशन तक लेकर जाया जाता है। और जब वे लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर इनका पूरा का पूरा स्कूल वापस से बना हुआ है। तब मीना इन्हें बताती है दरअसल फैकल्टी में एक मेंबर के पास कॉपी पेस्ट साइबर किनेसिस है और इसने ये पूरा का पूरा स्कूल बना दिया। और अब आज़ाकी सेंसे की असिस्टेंट आज़ाकी की बात उन लोगों से करवाती है थ्रू अ वीडियो कॉल, जो कि उन्हें मोटिवेशन देता है। और इस तरफ क्लास 1 भी पूरी तरीके से तैयार थी और क्लास ए की स्ट्रेटेजी थी कि ये हर एक मेंबर एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसे हरा देंगे। अब दोनों टीमें तैयार थी और शुरू हो जाती है इनके बीच की टीम बैटल। और अब दोनों टीम सिटी के दूसरे कोने में थी। तकात्सुबाटा अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए काफी जोर से आवाज करता है और बोलता है इतना काफी होगा उन लोगों को अपने पास बुलाने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं वागारी को जो भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा था। तभी बान आगे आता है और अपना एक काफी बड़ा स्टैचू बना देता है, लेकिन इसकी वजह से इसके फोन की चार्जिंग 50% चली गई थी। क्लास भी उसका स्टैचू देखकर समझ जाती है ये उन्हें इन्विटेशन दे रहे हैं, तो अब ये चल पड़ते हैं उसी तरफ। लेकिन तभी वागारी की स्ट्राइक आती है और हम देखते हैं एमेटो को जो कि अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सबको बचा लेता है। सोजी को समझ में नहीं आता कि वागारी इतनी दूर से कैसे हमला कर रहा है। तब कात्सुबाटा बताता है दरअसल वागारी क्लास 1 का मॉनिटर है एंड इसके पास काफी अच्छी ओपी सुपर पावर्स है और ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसे वागारी नहीं काट सकता। तो अब ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कात्सुबाटा ने बोलता है जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सामने वाली क्लास काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वे लोग ट्राई करेंगे कि वे एक एक कर हमें हराए, उनका एक बंदा हमारे एक बंदे से लड़े। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम सारे मिलकर उनके एक ही बंदे पर टूट पड़ेंगे। और हम देखते हैं हाजिमा को जो कि अपनी रियल बॉडी के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होती है क्योंकि टेस्ट का ये रूल था, लेकिन वो एक डब्बे में छुपी हुई थी। तो वे लोग बोलते हैं हाजिमा तुम यहाँ पर कहीं पे छुप जाओ, और फिर वे लोग जाने लग जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं ओवाडा को जो कि अपने बीस्ट समन का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को ढूंढ रहा था और वागारी अकेला ही चल रहा था। तभी वो चलते चलते कुछ डब्बों को देखता है और उन्हें काट कर बोलता है हाजिमा तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे छुप सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं हाजिमा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और वागारी एक ही स्ट्राइक में उसके डब्बे को काट देता है, लेकिन उसके अंदर तो थी हाजिमा की डोल। और हम देखते हैं हाजिमा को जो कि अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग में बता दिया है कि वो और कहीं छुपेगी और अपनी डोल्स को अलग अलग जगह पर भेज देगी। और क्योंकि लोगों को इतना पता है कि वागारी डर को सेंस कर अपने अपोनेंट्स पर हमला करता है, तो हाजिमा की सारी डोल्स डरने की एक्टिंग करेगी जिससे कि वो आगे आ जाए और पूरी की पूरी क्लास 1 भी उस पर हमला करेगी
और ऐसा ही हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर एक एक कर उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वागरी इनके अटैक से इजीली बच जाता है और इसके बाद इनके ऊपर एक स्ट्राइक फेंकता है जो कि इमोटो अपनी उस वॉल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को प्रोटेक्ट कर देता है। कात्सुबाटा रेनरी को बोलता है, हाँ भाई ये बताओ इसके बाकी टीममेट्स कहाँ है? वो काफी दूर है, जल्दी से इस पर हमला करो। और फिर कात्सुबाटा वागरी पर अपने काफी सारे हैमर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी रुगुसावा उसे अपने गम में पकड़ लेती है और सोजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक लात मारता है, लेकिन उसमें वो अपने साइबर किनेसिस को इंक्लूड नहीं करता, जिसकी वजह से उसे इतना डैमेज नहीं पड़ा था। क्लास बी को लगा कि उन्होंने वागरी को हरा दिया, लेकिन तभी वागरी को गुस्सा हो जाता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरे मुंह पर लात मारी। और ऐसा बोलने के बाद वो रुगुसावा की सारी स्लाइम्स को काटने लगता है और देखते ही देखते उसकी साइबर किनेसिस से छूट जाता है और तभी वो एक स्ट्राइक को मारता है, लेकिन हाइजिमा की वो डॉल इमोटो के उस बैरियर में नहीं आ पाती, जिसकी की वजह से हाइजिमा अब इस गेम से आउट हो चुकी है। और वागरी बोलता है, अरे नहीं, मेरे को वापस से गुस्सा आ गया, माफ करना, मैं तुम्हारी जान लेने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ पैरों को काटूंगा। रेनरे उन्हें बोलता है, अबे ओए पीछे देखो, हमारे यहाँ से भागने का इकलौता रास्ता अब गायब हो चुका है। तो क्या हुआ भाई, इमोटो है ना, इसके बैरियर से हम बच जाएंगे। लेकिन तभी सोजी इमोटो को देखता है जो कि पूरी तरीके से घबरा गया था। इमोटो अब अपने म्यूजिक पर फोकस नहीं कर पा रहा होता और वागरी उसे कावर्ड बोलता है और उसे काफी बुरी बुरी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इमोटो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रहा था और अपने गानों पे फोकस भी नहीं कर पा रहा था। अब इमोटो उसे कुछ बोलने का ट्राई करता है, लेकिन रेनरी उसे बोलता है, अबे ओए आगे देख। और इमोटो देखता है कि उसके दोस्त वागरी पर अकेले हमला कर रहे हैं और वागरी इस मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर एक स्लैश से हमला करता है, लेकिन वो देखता है ये सारे लोग कहाँ पर गए, यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वागरी ने उनके ऊपर स्ट्राइक करी थी तो वे अचानक से गायब हो गए थे, यानी कि टेलीपोर्ट, और वे पूरे के पूरे मैप पे अलग अलग लोकेशंस पे चले जाते हैं। और ये थी हमारे रेनरी की एबिलिटी। इसकी साइबर किनेसिस की ओरिजिनल एबिलिटी है कि ये लोगों को इधर से उधर टेलीपोर्ट भी कर सकती है और प्रिंसिपल भी ये देखकर हैरान हो जाती है, अरे वाह क्या स्ट्रेटेजी है आज़ाकी, मुझे तुम्हारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे लग रहे हैं और क्या क्या सीक्रेट्स है तुम्हारी क्लास के। और तभी हम कात्सुबाटा को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा था वागरी कितना पावरफुल है, उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। और तभी वहाँ पर आ जाता है वागरी जो कि रेनरी के उन विंडोज को अपनी ताकत की मदद से वापस से खोलकर कात्सुबाटा के पास आया था और अब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कात्सुबाटा की बैटरी थी 45% और वागरी की थी 73%। इसका मतलब है ये लोग लॉन्ग रन में अगर लड़ते रहे तो वागरी का जीतना काफी आसान है। और फिर वागरी के दिमाग में एक काफी इंटरेस्टिंग थॉट आता है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कात्सुबाटा के सारे कपड़े काट देता है ताकि वो इसकी बेइज्जती कर सके। कात्सुबाटा को भी समझ में आ जाता है ये बस मेरे साथ खेल रहा है, अगर ये चाहे तो मेरा यही की यही काम तमाम कर सकता है। वागरी उसके हाथ का टैटू को देखकर बोलता है, कात्सुबाटा तुम्हारे हाथ पे टैटू, तुम भी क्या एक फ्लेम बेटर हो उस सोजी और सुरुगी की तरह। और ऐसा बोलकर वो उसके साथ अपनी फाइट को स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ साथ कात्सुबाटा का राइट वाले शोल्डर पर एक काफी बड़ा कट मार देता है और बोलता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, इसी तरह भाग जाओ जैसे कि तुम आज तक भागते हुए आए हो। और दूसरी तरफ हम सोजी को देखते हैं जो कि सुरुगी के साथ फाइट कर रहा था। सुरुगी उसे बोलता है, तो फाइनली हम मिल गए हैं, तो चलो मैं तुम्हारी कौन सी उंगली तोड़ू, तुम्हारे कौन से हिस्से को जलाऊं, मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि ऐसा करने के बाद मुझे काफी मजा आएगा। लेकिन सोजी उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसे देखने के बाद सुरुगी काफी ज्यादा अनईजी फील करने लग जाता है। तब सोजी उसे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है? मुझे लोगों ने पहले ही बता दिया है तुम्हारी आदतों का, तुम जानबूझ के ऐसा बोलते हो ताकि तुम्हें मजा आए और अब से मैं तुम्हारी इन बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद सुरुगी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सोजी काफी इजीली उसे डॉज करता है। लेकिन सुरुगी उसे बोलता है, कितना ही डॉज कर लो, हमारी क्लास 1 ने तुमसे जीतने वाली है, सपनों में भी नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी टीम के 2 मेंबर सबसे पहले क्यों हार गए? कौन से 2 मेंबर बे? सबसे पहले तो वो हाइजिमा और दूसरा कात्सुबाटा। ये तुम बकवास क्या कर रहे हो? दरअसल मैं लोगों की इमोशंस को सेंस कर सकता हूँ और कात्सुबाटा अभी काफी ज्यादा डरा हुआ है और वागरी उसकी कभी भी जान लेने वाला होगा। और वैसे भी वो हमेशा वागरी से डरता आया है। स्कूल में भी जब वो वागरी को देखता था तो वो अपना रास्ता बदल देता था, लेकिन सोजी बोलता है ये कभी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं वागरी और कात्सुबाटा को जो कि एक दूसरे के साथ पागलों की तरह लड़ रहे थे। कात्सुबाटा बार बार उससे हार रहा था, लेकिन एक बार भी वो अपनी हार नहीं मानता। लेकिन इतनी देर लगातार लड़ने के बाद कात्सुबाटा की जो बैटरी परसेंटेज थी वो सिर्फ और सिर्फ 15% थी और वहीं वागरी की बैटरी परसेंटेज 65 थी। रेनरी कात्सुबाटा को
बचाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है इको नाम का ये बंदा, जो कि रेनरी को बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम कात्सुबाटा को बचा लोगे? मैं तुम्हें वागरी तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी टेलीपोर्टेशन वाली वो एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे तुम्हें यहीं पर हराना होगा। और तभी रेनरी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इको अपने साइबर आउटपुट से एक काफी भयंकर टेडी को निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन रेनरी पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि जब रेनरी छोटा था तो वो एक एक्सोर्सिस्ट के फैमिली में पैदा हुआ था, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। इनकी पावर अवेकन करने के लिए इनकी फैमिली ने इन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करा था। सेम टू सेम कात्सुबाटा भी एक दूसरी फैमिली का मेंबर था और उसे भी रोज टॉर्चर करा जाता था। लेकिन एक दिन इस टॉर्चर को इसका भाई सहन नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई थी, और फिर रेनरी को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। तब कात्सुबाटा उसे बचाने आया था, तो अब वो कात्सुबाटा को कैसे छोड़कर भाग सकता था? तो रेनरी भी अपने टेलीपोर्टेशन मिरर को निकालता है और उसके उस टेडी बियर को उसके अंदर फंसा देता है, जिसके के बाद वो अपनी एक विंडो में से एक पाइप को निकाल कर इको को हरा देता है। अब तभी हम देखते हैं उरुसुगावा को, जिसके के पास एरू नाम की ये लड़की आ जाती है। जैसे उरुसुगावा उस स्ट्रीमर यामी इचिगो के पीछे पड़ी रहती है, वैसे ही ये इरू भी अलग अलग लड़कों के पीछे पड़ी रहती है, जिसके के लिए ये अपनी अपीयरेंसेस को बार बार चेंज करती रहती है। और इसका साइबर आउटपुट है, आज तक इसने जितने भी लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करी है उनकी ये पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। और अब ये एक बॉक्सर की पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है और उरुसुगावा को इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब ये लोग लड़ते लड़ते एक काफी बड़े मेंशन के अंदर गिरते हैं, लेकिन उरुसुगावा अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए बच गई थी और इरो ने भी अपने कपड़े काट लिए थे जहाँ जहाँ पर इसके ऊपर स्लाइम लगी हुई थी। अरे वो अपने अगले हमले में उरुसुगावा के भी कपड़ों को काट देती है और वापस से एक बॉक्सर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उरुसुगावा के ऊपर हमले करने लग जाती है। और लड़ते लड़ते इरो उसे बोलती है मैं तुम्हें जल्दी से हरा देती हूँ ताकि मैं कात्सुबाटा के पास जा सकूं, और फाइनली आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ, और साथ ही साथ सोजी को भी। तभी उरुसुगावा उसके पैर को पकड़कर साइड में फेंकती है और बोलती है तुम जब स्कूल में आई थी तो तुम्हारे बाल येलो कलर के थे, तुमने उन्हें ब्लैक डाई करा ताकि तुम कात्सुबाटा जैसी दिख सको, और कात्सुबाटा ही नहीं बल्कि तुम काफी सारे लड़कों के पीछे पड़ी रहती हो। क्या तुम मुझे ये बात बता सकती हो आज तक तुम्हें खुद की कोई भी पसंद मालूम है? क्योंकि जो तुम्हारे आसपास लड़के रहते हैं वो तुम्हें जो भी बोलते हैं तुम उसी की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो, तुम्हारा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन इरू को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर लात मारती है और उरुसुगावा अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए उसे गले से पकड़ लेती है। तभी एरू अपने फोन में एक फोटो दिखाती है और बोलती है ये देखो, और उस फोटो में यामी के साथ एक बेड पर लेटी हुई थी, जिसको कि देखने के बाद उरुसुगावा की जो पकड़ थी वो भी ढीली हो जाती है और फिर एरू एक सुमो की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी दूर फेंकती है। अब तभी उरुसुगावा भी वापस से उसके ऊपर हमला करती है और बोलती है तुम्हें क्या लग रहा था ये चैट जीपीटी से बनी हुई फोटो और रियल फोटो में मुझे कोई भी फर्क नहीं दिखता? ये जो तुम्हारी फोटो है ये है मार्च 2 की 1:08 की। उस टाइम यामी अपनी स्ट्रीम पर था, तो तुम मुझे बता सकती हो ये फोटो तुम्हारे फोन में कैसे आई? और वैसे भी यामी तुम जैसी लड़कियों को अपने मुंह भी नहीं लगाता। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते इनकी बैटरी परसेंटेज 1% हो गई थी, जिसके लिए ये अपने साइबर आउटपुट को बंद करती है और हाथों से ही एक दूसरे की चोटी पकड़ पकड़ कर लड़ने लग जाती है। अब लड़ते लड़ते ये लोग बॉटम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गिरने के बाद इन दोनों के अंदर हल्की सी भी पावर नहीं बची थी, तो वे लोग वहीं पर रिलैक्स करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सोजी को, जो कि सुरुगी के साथ लड़ रहा था, लेकिन सुरुगी की फ्लेम्स का इसके ऊपर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता और इसका कारण था आजाकी सेंसे। जब सोजी ने उनसे हेल्प मांगी थी तब आजाकी सेंसे उसे बताते हैं तुम बिना अपने फोन के कभी भी साइबर आउटपुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सुरुगी तो करता है ना, देखो ये काफी जल्दी हो जाएगा लेकिन हो सकता है तुम नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो। और फिर आजाकी सेंसे उसे एक्सप्लेन करते हैं देखो जो साइबर आउटपुट है वो कुछ ऐसे काम करता है, जो तुम्हारी पावर्स है वो तुम्हारे पेट के पास होती है, जो कि तुम अपनी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के बाद अपने फोन के जरिए मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है तुम हमेशा अपने फोन से वो पावर्स को बाहर निकालो, तुम उन्हें वापस से अपनी बॉडी के अंदर पुट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपने दूसरे हिस्से में जहाँ पर फोन भी नहीं है वहाँ से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तुम अपनी पूरी बॉडी से कहीं से भी उन फ्लेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी की वजह से आजाकी ने सोजी के लिए एक बेल्ट बनाई जिससे कि उसका फोन हमेशा उसकी बॉडी से टच रहता है और अब ये अपनी पावर्स का अलग अलग हिस्सों से इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसे अलग अलग एबिलिटीज मिली है, जैसे कि एनफ्लेम आई। जब ये इसका इस्तेमाल करता है तो सामने वाले की मूवमेंट इसे काफी स्लो दिखती है और ये सामने वालों के हमलों को इजीली डॉज कर लेता है और इसी तरह ये सुरुगी को पटक भी देता है और फिर इसके ऊपर काफी सारे मुक्कों का बोराज कर देता है। लेकिन सुरुगी इसे डरने की बजाय इस पूरी मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। तभी वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर वो वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सोजी अपने शोल्डर पर अपनी फ्लेम्स को लगा लेता है जिससे कि उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता और फिर एक
कराटे चोप में उसे गिरा देता है। सुरुगी को समझ में नहीं आता ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, लेकिन सोजी बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था, तो वो अपने पैरों में फ्लेम्स को फोकस करता है और एक काफी ऊंची जंप मारता है। और ये है हमारे सोजी का अल्टीमेट मूव। सोजी इतनी ऊंची जंप मारने के बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकता है, वो भी सिर्फ एक ही किक में। तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कात्सुबाटा वागारी से लड़ रहा था। तभी वहाँ पर रेंद्री भी आ जाता है जो कि कात्सुबाटा को बचाने के लिए आया था, और रेंद्री अपनी विंडो का इस्तेमाल करते हुए एक चाकू को निकालता है और सीधा कात्सुबाटा के ऊपर ही हमला कर देता है। कात्सुबाटा को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, और हम 5 मिनट पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कात्सुबाटा इन सबको एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि पिछली टीम बैटल में हमारे पास सोजी नहीं था, तो सामने वाली टीम में एक बंदा था जो कि पिछली टीम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका नाम है किरी, और उससे काफी केयरफुल रहना और वो कहीं दिखे तो भाग जाना। और जब रेंद्री भाग रहा होता है तो किरी उसके आगे आता है, और किरी की एबिलिटी थी हिप्नोटिज्म, जिससे कि वो रेंद्री को हिप्नोटाइज कर देता है और फिर रेंद्री कात्सुबाटा को स्टैब कर देता है। तभी उस हिप्नोटिज्म का इफेक्ट उतरता है और रेंद्री देखता है कात्सुबाटा को जमीन पर गिरे हुए। तभी वागारी किरी को डांटते हुए बोलता है, मुझे तुम इसलिए अच्छे नहीं लगते, मुझे फाइट करनी थी और हेड ऑन बैटल में कात्सुबाटा को हराना था। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी लोगों को भी ठिकाने लगाना है। लेकिन तभी कात्सुबाटा खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं हार गया? लेकिन तभी किरी आगे बढ़ता है और कात्सुबाटा को हिप्नोटाइज करने वाला होता है, और इस बार ये हिप्नोटाइज कर रहा था डांस टिल डेथ। लेकिन कात्सुबाटा की विल पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने हिप्नोटिज्म को ही रिफ्लेक्ट कर दिया था और अब किरी ही डांस करने लगता है। ऐसा बोला जाता है अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो सामने वाले बंदे को हिप्नोटाइज करना नामुमकिन होता है। अब रेंद्री कात्सुबाटा को समझाता है, कात्सुबाटा हम वागारी को नहीं हरा सकते, तुम्हारी और मेरी बैटरी दोनों काफी डाउन है, प्लीज आजाकी सेंसे इस मैच को रोक दो वरना ये वागारी के हाथ मारा जाएगा। लेकिन कात्सुबाटा बोलता है कोई फाइट एंड नहीं होने वाली जब तक कि मैं मर नहीं रहा, और वैसे भी अब बारी है उस चीज को यूज करने की। और हम देखते हैं कात्सुबाटा निकाल लेता है एक फायर हैमर। दरअसल कात्सुबाटा भी एक फ्लेम बेटर है बिल्कुल सोजी की तरह, लेकिन इसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि लोगों के बीच फ्लेम बेटर की काफी कम रिस्पेक्ट होती है, और वैसे भी कात्सुबाटा एक क्लास रैप है जिसे कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। अब वागारी उसे बोलता है तो चलो कात्सुबाटा मैं तुम्हारी सफरिंग को खत्म करता हूँ, और ऐसा बोलने के बाद वो एक स्लैश से कात्सुबाटा का हाथ उड़ाने वाला होता है, लेकिन कात्सुबाटा एक ही स्विंग में उसके स्लैश को खत्म कर देता है। और अब वागारी के स्लैशेस का कात्सुबाटा के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। कात्सुबाटा मन ही मन सोचता है अब मुझे बहादुर बनना पड़ेगा, और तभी उसकी नजर जाती है सोजी की तरफ और वो मन ही मन सोच लेता है जिन फ्लेम से आज तक मैं दूर भागता आया हूँ मैं उन्हें अपनाऊंगा। अब तभी वागारी बोलता है तो क्या हुआ, तुमने अपने घटिया से इस हैमर को फ्लेम्स के बीच में ढक लिया तो मैं भी तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपने अल्टीमेट स्लैश को प्रिपेयर करता है, लेकिन कात्सुबाटा उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और इसी के साथ उसने उसे हरा दिया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने वागारी को हराया हो। और इस तरफ हम देखते हैं सोजी को जो कि अपना अल्टीमेट मूव कर रहा था, और इस अल्टीमेट मूव के साथ ही सोजी ने सुरुगी को हरा दिया था। अब सोजी वहाँ से जाने लग जाता है और तभी हम एक टीम को देखते हैं। ये लोग सीनियर एक्सोर्सिस्ट है जिन्हें की यहाँ पर एक गोस्ट सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर चेक करने आए हैं। अब सोजी उन दोनों के पास आता है और बोलता है, अरे वाओ भाई तुमने तो इस वागारी के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन हम दोनों भी हार गए हैं, तुम हारे नहीं हो तुम जीते हो। और ऐसा सुनते ही रेंद्री उसे अपने गले से लगा लेता है। तो अब हम देखते हैं क्लास 1 के मेंबर्स को, जिसमें कि बचा है सिर्फ और सिर्फ बान आशिना। तो सोजी रेंद्री से पूछता है तो ये बान आशिना नाम का ये बंदा कैसा है? वो अपने आप को एक आर्ट वर्क मानता है और अपनी काफी सारी सेल्फीज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। वो ये मानता है कि वो ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट क्रिएशन है और उसका साइबर आउटपुट है आइस, जो कि तुम्हारे फायर साइबर आउटपुट के लिए काफी बेकार है। और इसी के साथ साथ वो काफी सारे ग्रेड 1 सोर्सरर के साथ मिशन पे भी गया हुआ है। और अब सभी लोग नर्स के रूम में आ जाते हैं ठीक होने के लिए, और सोजी बान की तरफ बढ़ रहा था। दोनों क्लासेस यकीन कर चुकी थी कि अब क्लास 1B को कोई भी नहीं हरा सकता, और खास करके सोजी की पावर्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तभी प्रिंसिपल के रूम में एक न्यूज आती है। वे जो एक्सोर्सिस्ट जो वहाँ पर गोस्ट सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे उनकी किसी ने जान ले लिया। और जब सोजी बान के पास जाता है तो वहाँ पर वो देखता है बान ने अपनी आइस में काफी सारे एक्सोर्सिस्ट को कैद कर रखा था और ये सभी लोग मर चुके हैं। और ऐसा बोलने के बाद बान उनकी उस आइस को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वे टुकड़ों में बट गए थे। तभी हम देखते हैं बान की आंखों में से निकल रहा है वही खून, वही टीयर्स ऑफ ब्लड जो कि सोजी की बहन की आंखों में से निकले थे। और अब सबको समझ में आ जाता है ये जो बान इन लोगों के आगे खड़ा
बोलता है इसकी वाकई में डेथ हो चुकी है और ये बन चुका है एक घोस्ट अकाउंट और अब ये अपने डेड अकाउंट की फॉर्म में आता है जो कि बिल्कुल ब्यूटीफुल और साथ ही साथ डेंजरस लग रही थी। पर बान एक ही स्विंग में पूरे के पूरे हॉट स्प्रिंग टाउन को फ्रीज कर देता है, जिसके के बाद वो सैड बॉय के को थैंक यू बोलता है जिसने किसे घोस्ट अकाउंट में टर्न कर दिया ताकि ये एटर्निटी तक अपनी सुंदर शरीर के साथ जिंदा रह सके। अब इस तरफ स्कूल में सारे टीचर्स अलर्ट मोड पर चले जाते हैं और जल्दी से उस नकली स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आजाकी की असिस्टेंट बताती है कि ये लोग उस हॉट स्प्रिंग टाउन में नहीं घुस पा रहे, उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है और ये बैरियर किसी मिड लेवल या हो सकता है हाई लेवल घोस्ट अकाउंट ने लगाया। और हम देखते हैं बान को जो कि एक हाई लेवल घोस्ट अकाउंट बन चुका है और अब बान का एक ही मकसद है सोजी को हराने के बाद उसे सैड बॉय के को खुश करना है। लेकिन सोजी बोलता है बान आशिना मैं तुम्हें यहीं पर एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन क्योंकि बान उड़ रहा था तो सोजी उस तक पहुंच भी नहीं पाता। बान बोलता है अरे वाओ तुम कितनी ऊंची जंप मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखो मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ, एक अल्टीमेट क्रिएशन। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने 1000 हाथों को बना लेता है अपनी आइस की मदद से और सोजी के ऊपर हमला करने लगता है और एक एक कर उसके सारे हाथ सोजी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी सोजी अपनी पूरी की पूरी बॉडी को फ्लेम्स में कवर कर लेता है और उसके सारे हाथ पिघल जाते हैं और वो बान के ऊपर अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्राइक मारता है। लेकिन तभी बान टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद वो साइयो फैंटम आइस का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और धीरे धीरे करके सोजी को इतना पीटता है कि वो लगभग बेहोश भी हो जाता है। अब हम बान का थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। बान को आदत थी कि ये सोशल मीडिया पे अपनी काफी सारी फोटोज डाला करता था और ये अपने आप को अल्टीमेट क्रिएशन भी मानता था, लेकिन इसे हमेशा से ये डर रहा था अगर इसकी ओल्ड एज हो गई तो इसकी ये ब्यूटीफुलनेस गायब हो जाएगी। तो इसी वजह से इसने सैड बॉय के से बातचीत करी थी। स्कूल में ये सबको बोला हुआ था कि अगर कोई सैड बॉय के को मैसेज करे या सैड बॉय के का किसी के पास मैसेज आए तो स्कूल को बता दो, लेकिन बान ने नहीं बताया और अब वो और सैड बॉय के मिलकर बान को इमोर्टल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बान बन चुका है अब एक घोस्ट अकाउंट और बदले में सैड बॉय के ने मांगा है सोजी को। बान सोजी को बोलता है उठ जाओ, मुझे पता है तुम अभी तक नहीं मरे, तुमने अपनी बॉडी को चारों तरफ से अपनी फ्लेम्स में ढक लिया था जिससे कि तुम मेरी आइस से बच चुके हो। तो अब सोजी भी उठकर खड़ा हो जाता है और नोटिस करता है उसकी बैटरी परसेंटेज तो बस 29% है। अब बान उसे बोलता है काम करो जल्दी जल्दी इस फाइट को खत्म करते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे जाकर सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स को भी जान से मारना है। मेडिकल रूम में बैठा वागरी भी सोच रहा होता है बान कितना बेवकूफ हो सकता है, उसने अपने आप को जानबूझकर घोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया और अब वो बन चुका है हमारा एनिमी। रेनरी बोलता है हमें उसे एक्सरसाइज तो करना ही होगा और ये देखो बान ट्विटर पे सैड बॉय के को फॉलो करता है, इसका मतलब उसका प्लान पहले से ही था कि वो हमें जान से मारे। और फिर कात्सुबाटा और उरुगुसावा वहां से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि इन सब की बैटरी परसेंटेज तो काफी ज्यादा लो है और अगर इन्हें बैटरी परसेंटेज बढ़ानी है तो इन्हें सोना पड़ेगा, लेकिन इतना इनके पास टाइम नहीं है। इको बताता है उसके पेट्स इतनी ठंड में उसके फोन से बाहर भी नहीं आ पाते, यानी कि ये स्पिरिट एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा और अब इनका इकलौता ऑप्शन है सोजी। अब सोजी वापस से उसके ऊपर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बान उसके पैरों को फ्रीज कर देता है और फिर इसके बाद अपनी आइस की मदद से एक चेन को बनाता है और सोजी के चारों तरफ उसे लपेट देता है और फिर उसे इधर उधर फेंक कर उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियों को तोड़ देता है। लेकिन सोजी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो अपनी फ्लेम्स को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन अचानक से उसकी फ्लेम्स गायब हो जाती है पर उसकी तो स्पिरिट पावर खत्म ही नहीं हुई। तो गाइज आप लोगों को पता होगा जब फोन किसी ठंडे इलाके में होता है, जैसे कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फोन को फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है क्योंकि फोन की वोल्टेज काफी कम हो जाती है। यही सेम टू सेम सोजी के साथ भी हुआ है और अब सोजी वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता और उसका पूरा शरीर जमने लगता है और अब बान उसके ऊपर काफी सारी आइस से हमला करता है, लेकिन तभी सोजी को बचाने आ जाता है इमोटो। अब बान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इमोटो बोलता है सोजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें यहाँ पर फ्रीज नहीं कर सकता, जल्दी से अपने फोन को गर्म करो और फिर इसका काम तमाम करते हैं। अब सोजी भी ऐसा ही करने लगता है और बान बिना रुके इमोटो के उस बैरियर पे हमला कर रहा था ताकि वो इमोटो के कॉन्फिडेंस को तोड़ दे। अब तभी देखते ही देखते सोजी का फोन वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है और इमोटो सोजी को अपने बैरियर के अंदर से निकालकर सीधा बान की तरफ फेंकता है और सीधा एक पूरा का पूरा पावरफुल पंच बान के पेट के आर पार कर देता है। लेकिन तभी बान पीछे से आता है और बोलता है तुमने मेरे आइस स्कल्पचर को तोड़ा है।
मुझे नहीं, लेकिन तुमने मेरे आइस स्कल्पचर को तोड़ा है, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और सोजी देखता है कि वो अभी भी हवा में है और हवा के बीचों बीच वो डॉज नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले वो सोजी को कुछ भी हम पहुंचा पाता, वहाँ पर आ जाती है उरुगुसावा, जो कि अपने उस स्लाइम से सोजी की प्रोटेक्शन करती है। और साथ ही साथ पूरी की पूरी क्लास 1A और क्लास 1B भी वहाँ पर आई थी। सोजी इनसे पूछता है, तुम्हारी तो स्पिरिट पावर खत्म हो गई थी, तो तुम्हारे अंदर स्पिरिट पावर वापस से कैसे आई? तब कात्सुबाटा बताता है, नामेकावा की हिप्नोसिस की मदद से हम 10 मिनट से सो रहे थे और अब हमारी स्पिरिट पावर थोड़ी थोड़ी रिचार्ज हो चुकी है। बान उन्हें देखने के बाद बोलता है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, अब मैं तुम्हें एक साथ मार सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इमोटो उन्हें अपने बैरियर से बचा लेता है। वागारी इनके आगे झुकता है और बोलता है, तो मैं अभी से फॉर्मल करना चाहता हूँ, हमारी क्लास 1A तुम्हारी क्लास 1B से हार चुकी है, अब क्या तुम हमारे दोस्त एक हाई लेवल गोस्ट अकाउंट को एक्सरसाइज करने में हमारी मदद करने वाले हो? I mean, हम क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और अब इसी के साथ दोनों क्लासेस की पार्टनरशिप हो जाती है बान को हराने के लिए। अब ईको अपने बीस्ट को समन करता है और सोजी भी तैयार हो जाता है अपनी फ्लेम्स के साथ, लेकिन तभी कात्सुबाटा उसके पास आता है और उसे मना करता है और बोलता है, इसे हराने के लिए तुम्हारी फ्लेम्स काफी ज्यादा जरूरी है, तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। और इसके बाद एक बीस्ट समन पर सुरुगी और सोजी बैठ जाते हैं। सुरुगी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रहा था सोजी को गर्म रखने के लिए, और इसी के साथ साथ एक बीस्ट पर बैठ जाते हैं वागारी और कात्सुबाटा। कात्सुबाटा भी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर अपने आप को और वागारी को गर्म कर रहा था। अब ये चारों जने मिलकर बान के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बान अपने फेदर्स को इनकी तरफ फेंकता है, जिसे ये जैसे तैसे कर बचते हैं। उरुगुसावा भी बान के ऊपर एम कर रही थी और रेनरी उसके हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी को उसके हाथों के ऊपर गिरा रहा था। और कात्सुबाटा जंप कर बान के ऊपर हमला करता है और वागारी भी एक स्ट्राइक मारता है, और फिर अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट होने के बाद बान का एक फेदर काट देते हैं। वागारी अब बान को बोलता है, बान मुझे तुम हमेशा से पसंद थे, तुम्हारे अंदर टैलेंट था और काफी ज्यादा तुम हैंडसम भी थे, लेकिन ये तुमने क्या कर लिया? बान उन्हें दूर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी प्रेज की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी कात्सुबाटा और वागारी उसकी तरफ वापस से बढ़ते हैं, लेकिन तभी बीच में इको की स्पिरिट पावर 0 हो जाती है और उसके बीस्ट भी गायब हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये दोनों गिर रहे थे। लेकिन सुरुगी बोलता है, अभी भी इसका एक पंख बाकी है, और ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद उसे काफी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके पंख को मेल्ट कर देता है। और पीछे से सोजी भी आ जाता है और उसकी स्पिरिट पावर काफी जल्दी से डिप्लीट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी को फोकस कर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बान इजीली डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं बान ने जो स्टार्टिंग में बड़ा सा स्टैचू बनाया था वो हिलने लग गया है। बान ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे कंट्रोल कर रही थी हमारी हाइजिमा, लेकिन जैसे वो उसे अटैक करने के लिए बोलती है वो पूरा का पूरा स्टैचू टूट जाता है, क्योंकि इसके जॉइंट्स ही नहीं थे तो ये मूव कैसे करता। लेकिन ये देखने के बाद बान को काफी तगड़ा शौक लगता है, और यही मौका था उरुगुसावा का बान को पकड़ने के लिए। और तभी सोजी आगे आता है और उसके ऊपर अपनी सारी फ्लेम पावर से लगातार हमले करता रहता है, लेकिन अभी भी बान एक्सरसाइज नहीं हुआ था, लेकिन वो लगभग डिफीटेड होता है। कात्सुबाटा बोलता है, वागारी तुम बाकी संभाल लो, और हम देखते हैं वागारी को जो कि उसे बोलता है, बान मुझे पता था तुम्हें हमेशा से सुंदर बनना है, लेकिन अभी तुम काफी बद्दे दिख रहे हो, बस हमें अब तुम मरने से पहले के बारे में सारी चीजें बता दो। अब इससे पहले बान उन्हें के बारे में बता पाता कि अपनी सारी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए बान के ऊपर हमला करता है। बान को लगता है ये फ्लेम्स उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन तभी ये फ्लेम्स उसे जलाने लग जाती है। बान को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, और वागारी को उसकी सफरिंग देखी नहीं जाती, तो वो एक अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। इको उसके जाने से पहले उसे बोलता है, बान तुम हमेशा हमारी क्लास के एक मेंबर रहोगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ इन लोगों ने एक हाई लेवल डेड अकाउंट को एक्सरसाइज कर दिया था, जिसके के बाद वो बर्फ का तूफान भी खत्म हो जाता है और वहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों के टीचर्स। अरे वाह भाई, अब हम आ गए हैं, बाकी हम संभाल लेंगे, संभालने लायक तो कुछ बचा ही नहीं, तो चलो कुछ नहीं, हम फिर भी स्कूल में वापस जाते हैं। और अब जब ये लोग स्कूल में वापस जाते हैं तो वहाँ पर क्लास A और B के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी। सोजी का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि अभी उन्होंने एक क्लासमेट को खोया है, लेकिन आज़ाकी सेंसेई उसे बताता है, दरअसल ये हम पार्टी उन लोगों के लिए करते हैं जो कि अपनी जान को इतना ज्यादा जोखिम में डालने के बावजूद अभी तक हमारे पास जिंदा लौट कर आते हैं, हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो चलो जाकर एंजॉय करो। अब ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोरेकियो सेंसेई आते हैं और सोजी से उनकी सारी गलतियों की माफी मांगते हैं।
जिसके के बाद वो वागरी के पास जाती है जो कि डिप्रेशन में जा चुका था। उसे बान को खोने का काफी बड़ा झटका लगा था। और अब हम डिजिटल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर सैड बॉय के अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। सैड बॉय के का अल्टीमेट गोल है इस दुनिया को खत्म करने के बाद एक डेड वर्ल्ड बनाना, जिसका कि सैड बॉय के किंग बनने वाला है। और इसके बाद ये लोग आराम से हॉट स्प्रिंग में अपने आप को एंजॉय करते हैं और आने वाले खतरों की तैयारी को भुलाते हुए करंट मोमेंट में जी रहे थे। तो गाइज इसी के साथ हमारे इस एनीमे का सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। आई नो इसकी एंडिंग काफी ज्यादा रश्ड लग रही थी, लेकिन इसके सिर्फ 12 एपिसोड्स ही है और इसका सीजन 2 अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद मैं किस एनीमे को एक्सप्लेन करूँ वो कमेंट्स में भी बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हाँ सायोनारा।